वो डेड बॉडी खड़ी हो जाती है और वो इसी तरह बोलती है, इसी तरह बैठती है, इसी तरह बात करती है, इसी तरह सिग्नेचर करती है, इसी तरह सारी चीज़ और हिस्ट्री बताती है। बाहर से आए हुए बंदे को ऐसा लगता है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ये तो व्यक्ति मरा ही नहीं है, जिंदा ही है। एक अपवाद है नाग। यदि वो नाग आए, सांप नहीं नाग, आपका मांस वो दिख गया या तो रखिया दिख गई, रखिया राख 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 तो वो ऐश वो दिख गया। एक ये ढिंचन नहीं आता, इतनी साइज का वो लकड़े का एक स्टूल आता है, वो रख देते हैं। वेलकम टू पॉडकास्ट विद सिंघवीज। दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है, वो तमाशा ही नहीं है लेकिन तमाशा देख सकता है। और तुम दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो तो भी क्या होगा, वो सूरज है, उसे सारा ज़माना देख सकता है। वो सूरज है, उसे सारा ज़माना देख सकता है। वो सूर्य जो अहमदाबाद शहर से सीधा जोधपुर शहर में आए हैं हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, वो व्यक्ति जो 22 वर्ष की आयु में हिंदुस्तान का परचम पूरे विश्व में फहरा रहा है, वो व्यक्ति जो अंबानी, अडानी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन को तो एडवाइस करता ही है, वो अप्रैल 2025 में इवांका ट्रंप के गेस्ट के रूप में वाइट हाउस में जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विश्व भाई बोरा की। विश्व भाई बोरा जो ज्योतिष के 8 अंगों पर वो अध्ययन कर चुके हैं जो पिछले 250 वर्षों में संस्कृत भाषा में किसी ने उसका अध्ययन नहीं किया। मंत्रों पर, तंत्र पर, यंत्र पर जो आपकी पकड़ है वो आपको इन सारे ज्योतिषों से, इन सारी भीड़ में से एक अलग चेहरा बनाती है। पहले तो आपको और हमारे श्रोतागणों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप इस पॉडकास्ट में कनेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले आपने जो प्रश्न पूछा ज्योतिष, समझना चाहिए ज्योतिष क्या है। ज्योतिष में बोलते हैं ज्योति और ईश, मतलब प्रकाश और ईश्वर दोनों का समागम और संगम, उसी को ज्योतिष बोलते हैं। मतलब एक नैमित्तिक शास्त्र है जो आपको और आपके जीवन में आने वाले सभी राह को एक अच्छे मूल्य से, अच्छे समय से और एक अच्छे गणित से बताता है। ज्योतिष एक प्राचीन अंग है, प्राचीन शास्त्र है, और जो पुरुष और स्त्री की 64-72 कलाएँ जो बताई गई है उसमें से ज्योतिष एक प्रधान अंग है, प्रधान विद्या है। और उसी में ज्योतिष में हमने गुरुकुल में अध्ययन करके जो भी देवगुरु कृपा से सिद्धि हासिल की है, तो हम देश को, राष्ट्र को अपने ज्ञान से अच्छा सर्व कर रहे हैं। विशु भाई, मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था एंड मैं सरप्राइज्ड कि 22 साल की उम्र आपने अभी अर्जित की है, और इस 22 साल की उम्र में आपने 20,000 से अधिक जन्म कुंडलियाँ देख रखी है जी। आपने 6,000 से अधिक मुहूर्त दिए हैं, 4,000 से अधिक भूखंडों, घरों, कार्यालयों और कारखानों को आपने विजिट किया है, उनको एडवाइस किया है। आप इतने सैकड़ों जैन मंदिरों को आप उसको कंस्ट्रक्शन में आपने अपनी भूमिका निभाई है। 2,000 से अधिक हस्तलिखन देखने का आपको अनुभव है। सो इतनी कम उम्र में इतना ये ज्ञान जो अर्जित किया है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। इसमें मेन जर्नी शुरू होती है गुरुकुलम से, कि जो हमारी मातृ संस्था है जहाँ से ये पूरा अध्ययन और ये पूरी स्टडी कंप्लीट हुई। साबरमती में आया, साबरमती गुरुकुलम जो है, उसी हेमचंद्राचार्य संस्कृत पाठशाला गुरुकुलम। मैं जब 6 साल का था तब मेरे माता पिता ने एक बोल्ड स्टेप लिया और इस गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए मुझे वहाँ पे रखा। एक रेसिडेंशियल है, एक निवासी गुरुकुलम है, और वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई डिग्री नहीं, कोई सिलेबस नहीं, इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे। और वहाँ पे सारी ये प्राचीन विद्याएं, कलाएं पढ़ाई जाती है। तो वहाँ पे मैंने टोटल 12 साल तक, मतलब मैं 18 साल का हुआ तब तक मैंने संपूर्ण सांगोपांग अध्ययन किया। तो उसमें ज्योतिष भी एक सब्जेक्ट था, तो उसी पे भी बहुत आगे जाने का और गहराई से अध्ययन करने का मौका मिला। राइट विजय भाई, ज्योतिष विद्या को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि ज्योतिष जो है वो एवरीबडी हैज़ हिज ओन काउंटिंग्स, ओन रिजल्ट्स जो मैच नहीं करते। कोई कहता है कि इस तरह से होगा कि नरेंद्र मोदी जी रिज़ाइन कर देंगे 2025 में, और कोई कहता है कि नहीं, वो 5 साल पूरे करेंगे। सो एवरीबडी हैज़ हिज ओन रीडिंग। तो इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इतनी डिफरेंस ऑफ रिजल्ट्स कैसे होते हैं? संस्कृत में एक चीज़ बोलते हैं, तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना। हर एक व्यक्ति के मन में अलग अलग मति और अलग अलग भ्रमणाएँ होती, या फिर अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, जिसको स्याद्वाद बोलते हैं। तो वो चीज़ होती है। पर यदि हम ज्योतिष के माध्यम से और निष्पक्ष भाव से यदि किसी भी चीज़ का या किसी भी वस्तु का फलादेश करें, तो हम उसकी तह तक जा सकते हैं और एक्चुअल उसका क्या रिजल्ट होगा या तो क्या फलादेश होगा वो प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कि अलग अलग
लोगों की सोच हो, गतिविधियां हो, पर डेफिनेटली रिजल्ट और डेस्टिनी तो फिक्स ही है। Right. तो वही हमें प्रिडिक्ट करना होता तो है। 100% करेक्ट प्रेडिक्शन पॉसिबल है। डेफिनेटली पॉसिबल है, पर साथ में एक चीज़ भी माननी ही पड़ती है ज्योतिष जब पढ़ते या फिर ज्योतिष जब अप्लाई करते हैं, कि कर्म सिद्धांत तो है ही है। इसके लिए मैं बहुत एक फेमस एग्जाम्पल हर जगह कोट करता हूँ, तो मैं यहीं पर भी बताना चाहूँगा, जो जनता को बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल लगेगा, कि ज्योतिष एक निमित्त है, वो आपको मार्गदर्शन तो देता ही देता है, सचोट मार्गदर्शन देता है 100%। पर यदि आपका पुरुषार्थ और आपके कर्म सिद्धांत वो आप साथ में नहीं रखते, तो वो चीज़ भी फेल हो जाती है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि वशिष्ठ महर्षि, आज से कई सौ साल पहले वशिष्ठ महर्षि हुए, जो उस समय के बृहस्पति गिने जाते थे। उन्होंने मुहूर्त दिया, मुहूर्त लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, राइट। और मुहूर्त था अयोध्या की राजगद्दी का, राइट। जो तीनों का बेस्ट त्रिवेणी संगम था। राइट। देने वाले कौन, लेने वाले कौन, और मुहूर्त किसका था? उसी मुहूर्त में 14 साल का वनवास प्राप्त हुआ। राइट। अभी आप बोले कि ज्योतिष 100%, डेफिनेटली 100% है, पर आपकी जो नीयत या आपका जो कर्म या आपके जो पुण्य पाप और आपका जो पुरुषार्थ, वो फैक्टर तो लगेगा ही लगेगा, उसको मान के चलना पड़ेगा, तभी हम उसका प्रॉपर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। आपने रिजल्ट की बात की, तो ज्योतिष के 8 प्रमुख अंग होते हैं जी, जिसमें से स्वप्न शास्त्र, नाड़ी विद्या, मुहूर्त, मुंडन शास्त्र, लक्षण शास्त्र, वास्तुशास्त्र, और वास्तुशास्त्र भी बहुत आजकल महावास्तु की बहुत चर्चाएं चलती जा रही है। तो मैं सबसे पहले स्वप्न शास्त्र के बारे में बात करना चाहता हूँ। लोगों को स्वप्न आते हैं और उनके बीच में, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये स्वप्न जो आया है इसका क्या मीनिंग है, क्या वाकई में इसका कोई मीनिंग है? सुबह का स्वप्न आया है, बहुत अर्ली मॉर्निंग का आया है, तो उसका क्या प्रभाव होता है? तो इसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, ज्योतिष के प्रमुख जो 8 अंग, अष्टांग निमित्त, तो वो मतलब ऐसे है कि आज लुप्त प्राय हो गए। मतलब लोग एक एक अंग को टच कर रहे, पर वो जो सारे अंग इंटरकनेक्ट है वो नहीं है। तो आज हम इस पॉडकास्ट में वो 8 अंगों को बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे आपने पहला प्रश्न पूछा स्वप्न शास्त्र के लिए, तो स्वप्न शास्त्र में हम 4-5 चीज़ को बहुत ही गहरे से समझ सकते हैं। कि पहले तो स्वप्न कब फलीभूत होते हैं, तो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि स्वप्न ज़्यादातर वात, पित्त और कफ के प्रकोप से आते हैं। जब शरीर में वात, पित्त और कफ का प्रकोप बढ़ जाए या शमन बढ़ जाए, तब वो स्वप्न आते हैं, तो वो कभी फलीभूत नहीं होते। तो क्वेश्चन होगा कि वो कैसे पता चलेगा कौन से वात, पित्त, कफ से है? तो जब भी ऐसे स्वप्न है कि भाई हम चलो हवा में उड़ रहे, या पानी में तैर रहे, या फिर हम इस जगह पे कभी कनेक्ट ही नहीं थे और कनेक्ट हो गए, तो ये ज़्यादातर वात, पित्त, कफ के प्रकोप से आए माने जाते हैं। और कई बार स्वप्न ऐसे आते हैं कि हम पूरे दिन जो काम करते रहते हैं, या तो फिर जो काम के बारे में सोचते रहते हैं, उसका स्वप्न आता है, तो वो भी कभी फलीभूत नहीं होता है। ये स्वप्न शास्त्र में एक फर्स्ट बैरियर है। फिर आता है कि आगे स्वप्न शास्त्र कब, मतलब स्वप्न कब आते हैं। तो यदि स्वप्न रात को 12 से 3 के बीच में आ जाए, तो वो 1 साल के बाद फलीभूत होते हैं। 3 से 5 के बीच में आ जाए, तो वो 3 से 6 महीने में फलीभूत होते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त के टाइम, यानी सूर्योदय से 96 मिनट बिफोर और इन बिटवीन में यदि वो स्वप्न आए, तो वो बहुत ही नज़दीक के टाइम में, यानी कल से लेके 1 महीने तक उसका हमें फल प्राप्त होता है। इतना प्रिसाइज, इतना प्रिसाइज जा सकती, इवन मिनट्स पे भी जा सकते हैं कि कब स्वप्न क्या फल देगा। स्वप्न के बारे में ना विपुल जी, एक चीज़ बहुत क्लियर है, वो सबको जाननी चाहिए कि अच्छा स्वप्न आए उसके बाद सोना नहीं चाहिए जी। आपको शुभ स्वप्न आया है, आपको पहले तुरंत ही सोना बंद कर देना है, उठ के भगवान का नाम लेना है, और फिर अपनी शैया पे बैठ के और जो भी इष्ट देव का स्मरण करना है। और फिर प्रातः समय होते पति हो तो अपने पति को, पत्नी हो तो अपने पति को वो स्वप्न बताना है, और फिर जाके अपने इष्ट देव को, गौ माता को बताना है। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि जब स्वप्न अच्छा आया तो उसको सुनाना या नहीं सुना, बुरा स्वप्न है तो उसको सुना दो, ऐसा हम बचपन से सुनते हैं। यस, ये चीज है स्वप्न शास्त्र में। पहले तो अच्छा स्वप्न है जी, तो दूसरे किसी को नहीं सुनाना है, अपने पार्टनर को, भगवान को और गौ माता को, ये तीनों को सुना देना है, बाकी किसी को नहीं सुनाना है। और यदि बुरा स्वप्न है तो सो जाना है, उठना नहीं है जी। भले कितना भी बुरा है कि हम सो ना पाए, फिर भी सो जाना है और उठ के सभी को बता देना है, तो वो स्वप्न निष्फल हो जाएगा। अच्छा। तो ये एक स्वप्न में ये फिक्स है कि ये चीज़ नहीं करते ना, तो अच्छा स्वप्न भी कई बार कुछ काम नहीं आता है।
ओके। और स्वप्न याद रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमें बहुत सुपर डुपर स्वप्न आते हैं कि जैसी दुनिया हमने कभी देखी ना हो, इतनी जाहो जलाली वाली, इतनी भव्याति भव्य, पर वो स्वप्न हमें सुबह उठ के ना अंशतः भी याद नहीं होते। तो वो समझना है कि वो स्वप्न कोई काम के नहीं है, वो सिर्फ वात पित्त कफ के प्रकोप से, या तो फिर ऐसे ही वो हमारे मन में जो अपने सुबह उठ के जागृत होके जो स्वप्न हमें याद रहे, वही स्वप्न फलीभूत होगा। ये स्वप्न शास्त्र का एक फिक्स नियम है। विजय भाई, अपन ने स्वप्न शास्त्र की बात की। स्वप्न शास्त्र में अच्छे सपने और बुरे सपने, दो तरह के सपने होते हैं। तो ये कैटेगरीज, अच्छे सपने कौन से होते हैं और बुरे सपने कौन से होते हैं? डेफिनेटली देखो, इसमें ना पहले तो जो 2-3 चीज मैटर करती है कि वो कब आए हैं, राइट। वो मैटर करता है कितने बजे आए हैं राइट। और कैसे आए। कई बार दैविक स्वप्न होते हैं, जैसे वात पित्त कफ की बात की, ऐसे दैविक स्वप्न होते हैं। मतलब हमें कोई देवी शक्ति हमें प्रेरित करती है कि भाई आपको वो चीज़ दिखे जिससे आपको आभास हो, या फिर आप उसके बारे में अवेयर बने। राइट। तो वो दैविक स्वप्न ज़्यादातर बहुत फलीभूत होते हैं। तो अच्छे बुरे स्वप्न में भी उसके टाइप्स कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे अच्छे स्वप्न गिने तो यदि आपको क्लाइंबिंग, मतलब आप कुछ चढ़ रहे हो, या तो फिर आप पे कोई वर्षा हो रही है, चाहे धन वर्षा हो या पानी की वर्षा हो, तो वो आपके लिए बहुत शुभ होते हैं। तो आपको बहुत ही नज़दीक के टाइम में रिजल्ट देते हैं। सेकंड, यदि आपने आपके स्वप्न में किसी ट्रांसजेंडर को प्रवेश करते हुए देखा, या तो फिर आपने स्वप्न में जैसे कोई शुभ प्राणी, मतलब जो वेज ही इंटेक करता हो, गाय हो गए, ठीक है, हिरण हो गए इत्यादि को आपने देखा हो आपके पास बाईपास होते हुए और आपको टच करते हुए, तो वो भी बहुत ही शुभ फल आता है। उसमें पशु पक्षी सारे आ जाते हैं। उसमें एक अपवाद है, नाग। यदि वो नाग आए, सांप नहीं नाग, तो वो शुभ माना जाता है, वरना सांप आए तो वो अशुभ माना जाता है। नाग और सांप में क्या फर्क? नाग और सांप में डिफरेंस है। सांप होते वो जहरीले होते हैं, नाग ज्यादातर जहरीले नहीं होते। नाग और नागिन की जो पैर होती है वो नागमणि को धारण करते हैं। ओके। तो वो कई बार जहरीले भी होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होता है, पर ज्यादातर सांप वो थोड़े वीक कैटेगरी में आते हैं। नाग वो एक प्राइम कैटेगरी में आते हैं कि वो यदि दिखे तो वो स्वरूप धारण करते भी दिखे, या तो फिर आपको कुछ देते दिखे, तो वो बहुत ही शुभ संकेत नाग माना से जाता मतलब है। आपका तात्पर्य है जो फंड जो फंड रखता हो, बस तो वो शुभ है। वो शुभ है। सांप है जो द्विमुखी है वो अशुभ है। जी। थर्ड पॉइंट, यदि आपने किसी आपके मतलब एंसिस्टर को, आपके वडील या माता पिता को, या तो फिर दादा दादी को आपने आपके स्वप्न में देखा, उनको कुछ बोलते हुए, या तो फिर आपसे बात करते हुए, आपको आशीर्वाद देते हुए, या तो कुछ बताते हुए, तो वो भी बहुत एक शुभ संकेत माना जाता है। और अशुभ स्वप्न में, अशुभ स्वप्न तो बहुत सारे, जैसे कोई भी अशुभ पशु पक्षी दिख गए, वो भी एक बहुत अशुभ है। यदि आपको आपके स्वप्न में ही आपका खून, आपका मांस वो दिख गया, या तो रखिया दिख गई, रखिया राख 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 तो वो ऐश वो दिख गया, तो वो सब अशुभ है। मतलब अपने शरीर के ही अंतरंग आपको दिख गए तो वो बहुत अशुभ है। पर अच्छा शरीर दिख गया, या तो फिर आपको शुभ स्वप्न की कैटेगरी में भगवान, देव देवी इत्यादि के भी दर्शन हो गए तो वो शुभ है। और अशुभ में यदि आपको रौद्र रूप वाले कोई देवी देवी का दर्शन हो गया तो आपको उससे जागरूक होना पड़ता है। साथ में अशुभ स्वप्न में कई बार ये भी चीज़ गिनी जाती है, ये बहुत कम लोगों को पता है, कि यदि ये चीज़ बने आपके जीवन में, एज एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ तो ज़्यादा इजी रहेगा, कि रात को सोते वक्त आपको एक स्वप्न आया, राइट, आप जग गए, फिर वापस सोने के बाद वही स्वप्न यदि कंटिन्यू हो गया आप में, तो वो आपके जीवन में बहुत ही तुरंत फलदायक होता है। जैसे एक एक इसके लिए शास्त्र में बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि जब रात को दो व्यक्ति, मतलब दो राजा की राजकुमार होते, वो दोनों सोते हैं, राजा को स्वप्न आता है कि आज मैंने, मतलब रात को आता है कि सुबह मैंने एक मेरे राजकुमार को अपनी राजगद्दी सौंप दी। राजा बहुत खुश हो जाता है कि चलो एक हमारा कार्यभार हो गया। सोने के बाद, एक्चुअली सोना नहीं चाहिए, जो अपने आगे बात की, सो गए, वापस वो स्वप्न कंटिन्यू हुआ कि उन्होंने दूसरे पुत्र को भी राजगद्दी दे दी। तो उसका फल ये हुआ कि एक हफ्ते के बाद दोनों पुत्रों के बीच में लड़ाई हुई और दोनों ने वो राजगद्दी के लिए दोनों का खून कर दिया। तो वो भी एक अशुभ की कैटेगरी में आता है, तो उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। और इस सबसे ऊपर कि स्वप्न आप किसको बता रहे हो और क्या फल पाम रहे हो, क्या फल प्राप्त कर रहे हैं, इसके लिए भी शास्त्र में बहुत अच्छी एक कहानी आती है कि गांव के बाहर है ना, दो भिक्षुक अवस्था के दो लोग सोते हैं और उनको रात को स्वप्न में आता है कि इन दोनों को एक बड़ी सी रोटी, पूरी घी से भरी हुई दोनों को रोटी मिली।
राइट। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सुबह वो एक भिक्षुक होता है, वो किसी कॉमन मैन को पूछता है कि भाई स्वप्न का क्या फल होगा, तो वो बोलता है कि भाई कल तुझे खाने में ना बहुत ही मिष्टान्न मिलेंगे। मतलब उस स्वप्न का फल यहाँ तक सीमित हो गया। और जो दूसरा होता है वो जानने वाले स्वप्न पाठक को पूछता है कि इसका फल क्या होगा। तो उसने बोला कि आप इस पेड़ के नीचे बैठे रहो, आपको पूरी राजगद्दी मिलेगी। और हुआ यूं ही 2-3 दिन के बाद वहाँ का राजा का देहांत हो गया, उसका कोई राजकुमार नहीं था। तो मंत्रियों ने निर्णय किया कि जो राज्य हस्ती होता है, राजा का मुख्य जो हाथी, उसको कलश पकड़ा के पूरे गांव में घुमाते, वो जिस पे वो कलश का प्रक्षालन करेगा वो राजा बनेगा। पूरे राजमहल में घूमता है, पूरे राज्य में घूमता है, कुछ नहीं मिलता है। बाहर आके वो पेड़ के पास वो जो भिक्षुक सो रहा था उसके ऊपर वो प्रक्षालन कर देता है और वो राजा बन जाता है। मतलब स्वप्न आने के बाद कब आए, कैसे आए, कैसा आए, वो तो मैटर करता ही करता है, पर किसको सुनाया जा रहा है वो भी बहुत मैटर करता है। राइट। तो ये है स्वप्न में। तो ये तो इंस्ट्रक्शंस हमें अपने परिवार में देके रखने चाहिए, हमारी माँ को, हमारे पार्टनर्स को, कि जब भी हमको अच्छा स्वप्न सुनाए तो प्लीज विश द बेस्ट फॉर अस। एग्जैक्ट ये होता ही है। और ये लोगों को समझना चाहिए डेली रूटीन लाइफ में। कई बार लोगों को सपना आते पता ही नहीं होता है, भूल जाते हैं। कई बार अच्छे आते तो 1 महीने के बाद अरे इसका क्या फल होता है, तो उसको उसकी प्राप्ति होती है या तो फिर अप्राप्ति होती है, उसको पता नहीं चलता है। राइट। तो स्वप्न शास्त्र को जान के हम अप्लाई करें तो बहुत कुछ चीज़ हम पता कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। राइट। डेफिनेटली। सो ऐसे कोई इंसिडेंट्स आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जहां आपने प्रेडिक्शंस की हो, स्वप्न आपको किसी ने सुनाया और वो सच हो गया? डेफिनेटली मुझे मेरा इस अनुभव में किस्सा बहुत यादगार रह चुका है कि आज से शायद 4-1 साल पहले की बात है। मेरे पास एक हस्बैंड वाइफ आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि वो जब रात को उनको स्वप्न में ऐसा है कि वो रात को सो के उठे और उन्होंने बेड से नीचे जैसे पैर रखा तो वो जो नाक के वो छोटे छोटे अंडे होते हैं ना, जो छोटे छोटे नागे, तो वो उनके पैर के नीचे दब के मर गए जी। और उन्होंने उनको बाहर जाके रख भी दिया, पर उनको ऐसा है कि भाई ये क्यों हुआ, और वो वापस आके सो गए। ऐसा उनको स्वप्न आया पूरा। उन्होंने विदिन डेज में कनेक्ट करके बताया कि इस टाइम पे आया। उसमें दिनचर्या भी मैटर करती है कि आपने रात को बहुत ही भोजन किया होता है तो भी कई बार स्वप्न ऐसा बुरा आ जाता है। वो पूरा चिकित्सा करनी पड़ती है कि भाई उनका दिनचर्या कैसी थी वगैरह, वो पूरा चेक किया, सब परफेक्ट था, बात पित्त के कोई प्रकोप से नहीं था, कोई भी पूर्वज के प्रकोप से नहीं था। देखा तो हमने बोला कि इस स्वप्न का फलादेश ये होगा कि आपके बालक को, मतलब आपके जो भी संतान हैं, उनको कोई ना कोई तकलीफ आएगी। और एग्जैक्ट वही हुआ। विदिन शायद 20 या 22 दिन के गैप में, मुझे एग्जैक्ट डेज याद नहीं है, उनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और वो हाफ पैरालिसिस हो गया। ओह माय गॉड। तो वो चीज़ हमने बता के रखी थी। देखो जो नियत में होने वाला होता है हम उसका निवारण तो नहीं कर पाएंगे। स्वप्न शास्त्र में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे मित्र ने कही कि विश्व भाई आए तो उनसे ज़रूर पूछना है, वो है डेजा वू। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ पहले हो रखी है हमारे साथ में, ये सब कुछ पहले हो रखा है, मैंने देखा है ये सब कुछ ऐसा होते हुए, और उनके साथ ये चीज़ कई बार होती है। सो आई वांट टू रियली वांट टू नो कि डेजा वू का क्या कंसेप्ट है? एक्चुअली डेजा वू का ना स्वप्न शास्त्र की भाषा में अंतर्शाह स्वप्न बोलते हैं। तो वो यही चीज़ होता है कि कई घटनाएं या कोई इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में आगे आने वाले होते हैं, उसका एक मतलब बोलते हैं कि एक ग्लिम्सिस वो आपको आपके स्वप्न में। पर इसमें एक ही भेद है कि ये स्वप्न जरूरी नहीं कि रात को आए, ये डेजा वू आपको 24/7 कभी भी आ सकते हैं, जागते पे भी हो सकते हैं और वो आपको फिर रियलाइज हो जाए। तो वो स्वप्न का ही एक पार्ट है। Right. पर यस, ये चीज़ इसका कोई फलादेश नहीं है। ये चीज़ आपको सिर्फ मतलब वो आपको एक अनुसार देती है जो आपको ध्यान में रखना है। नहीं आप उसको कुछ प्लस कर सकते हैं, नहीं कुछ माइनस कर सकते हैं, आपको सिर्फ वो फेज में से बाईपास होना है। Right. और ये ज़्यादातर चीज़ कई बार देखी गई है, जो प्राचीन मूर्तियाँ वगैरह निकलती है कई बार खनन करने से, या फिर बड़े बड़े महल और नगर निकलते हैं, तो वो भी कई बार डेजा वू की ही और ये अंतर्शाह स्वप्न की ही देन होते हैं। तो वो मेन स्वप्न शास्त्र का ही अंग है। पर इसमें डिफ्रेंशिएशन ये है कि आप उसका फलादेश प्राप्त नहीं कर सकते। बाकी स्वप्न शास्त्र एक बहुत ही बड़ी दुनिया है, तो उसका सारा स्वप्न हम भुगत सकते हैं।
मैंने आज तक इतने पॉडकास्ट देखे हैं, आज तक इतने पॉडकास्ट देखे मैंने, आज तक स्वप्न शास्त्र के बारे में इतनी गहनता के साथ में मिनिस्क्यूल एकदम माइन्यूटेस्ट डिटेल्स जो आपने बताई है, मुझे आज तक पता नहीं थी इसके बारे में। मैं इसके साथ में रिलेटेड एक चीज़ है, जो हमारे अंग फड़कते हैं ना, तो उसका भी कुछ मीनिंग होता है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जैसे मुझे याद है कि बहुत वर्षों पहले जब मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था और मेरे फाइनल एग्जाम्स में था, तो मैं सिर्फ पढ़ाई करता था और मेरा जाप करता था, पढ़ाई और जाप और माला, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैंने देखा कि मेरी जो कंटिन्यूटी भगवान के साथ जो कनेक्शन है वो बढ़ता चला गया। जैसे जैसे वो कनेक्शन बढ़ता गया, मेरे अंग जो हैं वो डिफरेंट तरीके से फड़कने लगे। मतलब कई बार तो क्या होता है, सिर्फ बाईं आँख फड़क रही है, मोस्टली जो होती है वो आँख फड़कती है, पलक फड़कती है, राइट। पर वो हाथ में, पैर में, पीठ में, कमर में, अलग अलग जगह फड़कन होने लगी। तो मुझे ये बड़ा आश्चर्य होता था कि इतनी फड़कन इस तरह से कैसे बढ़ गई है। सो ये जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो अंग फड़कते हैं, उनका सबका डिफरेंट मीनिंग होता है। डेफिनेटली ये पूरा लक्षण शास्त्र में कवर होता है, राइट। ये कौन से अंग फड़कना, कहाँ फड़कना, तो उसके बारे में भी यदि हम चर्चा करें तो ये भी एक एकदम अनफोल्ड पॉइंट है कि वो लोगों को क्या होता है, फड़कते पर उसका क्या फल होता है वो पता नहीं, अच्छा है बुरा है इतना ही होता है। इसमें ना 3 पार्ट्स में हम उसको समझ सकते हैं। एक कि किस साइड वाला अंग, राइट। यदि राइट है पुरुष के लिए वो फड़के तो उसके लिए शुभ है, और लेफ्ट फड़के तो वो स्त्री के लिए शुभ है। ये एक परफेक्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट कि वो कब फड़के, कितना फड़के। राइट। यदि वो कांस्टेंट फड़क ही रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है, ठीक है, और वापस 10-15 मिनट के बाद वापस हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से हो रहा है, तो वो चीज़ समझनी कि वो लक्षण शास्त्र में या तो फिर ये अंग फड़कने की ये व्यावहारिक प्रोसेस नहीं है, ये सामान्य प्रोसेस नहीं है, ये आपके शरीर की कोई विलक्षणता की वजह से ये फड़क रहा है। Okay. तो वो एक चीज़ आपको रेक्टिफाई करनी होगी। फिर एक्चुअल पॉइंट आता है कि भाई कहाँ कैसे, तो उसके बारे में यदि समझे कि यदि वो आँख फड़कती है, आँख में भी भिन्न भिन्न प्रकार है, यदि प्रॉपर ये आँख फड़कती है तो वो व्यक्ति को जो कार्य चल रहा होता है उसमें कोई बाधा देने का फलादेश करता है। राइट आंख, राइट आंख मतलब ये नेगेटिव में बता रहा हूँ, यदि मतलब पुरुष के लिए लेफ्ट हुई, लेफ्ट राइट, तो और राइट हुई तो, और इसमें पॉजिटिव भी यही चीज है कि यदि पुरुष को राइट आंख यदि उसकी फड़की तो जो उसका कार्य चल रहा है वो निर्विघ्न कंप्लीट हो जाएगा। राइट। ये ऑनगोइंग वर्क, आंख फड़क नहीं बताई, आंख फड़क, अगर पलक, अगर ये आईब्रोज फड़क रही है, हाँ उसका अलग फल है। जैसे आंख में ये हो गया ऑनगोइंग जो वर्क है या फिर जो ड्यूटी है या तो फिर जो मिशन वो आपका सक्सेसफुल होगा। ऐसे भंवर फड़कती है तो वो धन को प्रदर्शित करती है। यदि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे ले लेना, आईब्रो, राइट, तो ये यदि पॉजिटिव में है तो आपको धन प्राप्ति होगी, और ये लेफ्ट हुई, राइट, ये पुरुष प्रधान से देखे तो वो उसको धन से लॉस बताएंगे। या फिर इसी तरह यदि किसी का होठ फड़कता है तो उसका जो पत्नी होती है तो पति, या पति होती है तो पत्नी, उसको नुकसान होगा स्वास्थ्य से या फिनेंशियल या सामाजिक, उसको प्रदर्शित करता है। यदि पीठ फड़के, आई एम सॉरी, होठ अगर राइट साइड अगर फड़क रहा है किसी ये मैं पुरुष की दृष्टि से बता रहा हूँ। हाँ, पुरुष लेडीज को अपने उन्हीं से उनको तो समझ अगर लेना है। पुरुष का राइट वाला राइट हो तो उनके, यदि कोई पति का या कोई पुरुष का होठ राइट साइड वाला फड़के तो उनकी पत्नी को सामाजिक या आर्थिक या शारीरिक लाभ होगा जी, और यदि लेफ्ट फड़के तो नुकसान। राइट, वैसा वर्षा लेडीज में भी समझ लेना है, पत्नी को होगा तो पति को फायदा और नुकसान। राइट, ऐसे पीठ फड़के तो उनकी प्रेस्टीज पे, पीठ फड़के राइट और लेफ्ट ये दोनों ले लेना है कि वो उनकी प्रेस्टीज पे, उनकी प्रतिष्ठा पे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे। यदि कौनी फड़के तो वो ज़्यादातर ऐसे बोलते हैं कि उनके जो पूर्वज, मतलब पूर्वज में बाप दादा दादी ये सबको कैलकुलेट करते हैं, वो हाथ फड़के तो वो उनको ज़्यादातर लाभ देता है, जो भी कार्य उनका अभी चल रहा होता है, ऑनगोइंग जो वर्क होता है उसमें लाभ देता है, और जो कुछ आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन कर देता है। पैर फड़कता है तो वो उनको लाभ देता है, जो भी कुछ उनको दुख या शारीरिक तकलीफ है उसको कंप्लीट होने पर, मतलब वो दुख उनका चला जाएगा। ये नीचे का पार्ट यदि फड़क रहा होता है, कई बार एंक, इसमें क्या होता है कई बार एक पोजीशन पे बैठने के बाद भी फड़क रहा होता है। ये सब चीज़ को यहाँ से खुद ही समझ लेने के, उसको इसमें कैलकुलेट नहीं करना है। पर यदि वो एंकल, ये पार्ट पैर का नीचे का पार्ट फड़क रहा है तो व्यक्ति को अनएक्सपेक्टेड एक अपॉर्चुनिटी देगा और उसको बहुत ही अच्छा लाभ, या फिर लेफ्ट हो रहा है तो नुकसान अनएक्सपेक्टेड देगा। और कोई बार ये पैर का पोर्शन तो विजय को, मतलब उनकी विक्ट्री को भी प्रदर्शित करता है। तो ये चीज़
ज़्यादातर मानी जाती है, ये लक्षण शास्त्र में ही है। तो अंग फड़कने के साथ ही मुझे बात याद आई कि बहुत साल पहले कोई गुरुजी हमें मिले थे, उन्होंने शक्ल देखी और उसके बाद में तिल देखे, उन्होंने कहा आपके यहाँ तिल है, देखिए बॉडी में आपके यहाँ यहाँ तिल है, देखिए उसका अभिप्राय ये होता है। जी जी। तो तिल कहाँ पर है आपके शरीर के ऊपर, उससे भी डेफिनेटली उससे भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ओके ये सामुद्रिक शास्त्र का पार्ट हो गया। ओके ये ज्योतिष के ही 8 अंग है, अलग 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 अंग है। Okay. ये सामुद्रिक शास्त्र में 2 प्रकार होते हैं कि एक आपके हलन चलन से, आपकी जीवनचर्या से, आपके बैठने उठने चलने से प्रिडिक्शन करते हैं। राइट मतलब आपका एक रुतबा देख के या फिर आपकी बॉडी देख के। Okay. और ये लक्षण में क्या हो गया, जो ये अंग फड़कना हो गया या तिल हो गया या मसा हो गया, लाखा हो गया, उससे प्रिडिक्शन करते हैं। राइट तो वो हो गया लक्षण शास्त्र में। ओके तो जैसे ये आपने बोला, तो ऐसे में बोलते हैं ना कि जो जिनके दांत बहुत मतलब बखड़ दंता कोक मूर्खा, जिनके दांत बहुत होते हैं ना, टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, तो वो बहुत कम लोग मिलते हैं कि जो बोलते हैं ना कि जो मूढ़ हो या मूर्ख हो या बुद्धिहीन हो। ज्यादातर वो लोग हैं ना बुद्धिशाली ही मिलते हैं। ओके बहुत माइंडेड होते हैं। Okay. ऐसे कोक निर्धन टालिया, जिसको टाल होती है, मतलब नेचुरली, ठीक है, तो वो बहुत कम लोग होते हैं कि जिनके पास धन नहीं होते। वरना ज्यादातर जिनको टाल है तो वो आपको धनवान ही मिलेंगे। टाल से आपका मतलब जिनको बाल कम होते हैं। अच्छा, जो 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 आप टकले हाँ, यस ठीक यस, है, okay. वो तो वो आप यूज करना चाह रहे हैं, जो गंजे होते हैं, हाँ, एग्जैक्ट, उनको बहुत जल्दी बाल बिखर जाते हैं। ओके और ऐसे बोलते हैं जिसकी ये कान की बूट ये जो कनेक्ट होती है, राइट तो वो बहुत कम लोग होते हैं कि जो सच बोल देते हैं या तो फिर सीधे होते हैं। जिनकी ये कनेक्ट होती है ना, वो ज्यादातर बोलते हैं कि वो बहुत कुने ही होते हैं। Okay. मतलब डिप्लोमेट जैसा उनका नेचर होता है। तो जिसके ये गले का साइज ये जो कम होता है, तो उसको भी बोलते हैं कि ये कंजूस ज्यादा होता है। उसके हाथ से जल्दी से रुपए निकलते। तो ये सब लक्षण शास्त्र में हम ले सकते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर जो पूर्व में रहे हैं, अशोक गहलोत जी, उनके बारे में कोई बता रहे थे कि उनके हाथ बहुत लंबे हैं, इट रियली रीचेस हिज नी, एग्जैक्ट, एंड देयरफॉर ही इज वेरी लकी एंड हिज ईयर्स आर वेरी लॉन्ग। सो इज इट आल्सो, ये भी एग्जैक्ट, ये भी लक्षण शास्त्र का ही पार्ट है। यदि आप खड़े रहे और आपके हाथ आपके नी से यदि 6 अंगुल की दूरी पे है, जी, इतना प्रिसाइज जा सकता है अपना ज्योतिष। ये 6 अंगुल की दूरी पे है तो आपको फैमिली सुख अच्छा मिलेगा। 5 अंगुल की दूरी पे है तो आपको पर्सनल सुख, मतलब पति पत्नी का सुख, सांसारिक सुख अच्छा मिलेगा। 4 अंगुल की दूरी पे है तो आपको शारीरिक सुख अच्छा मिलेगा। 3 अंगुल की दूरी पे है तो आपको राजकीय सुख, मतलब भौतिकता आपको बहुत मिलेगी। 2 अंगुल की दूरी पे है तो चक्रवर्ती समान सुख बोलते। 1 अंगुल की दूरी पे है तो वो व्यक्ति दीर्घायुष्य होगा। और जिसको टच हो जा रहा है वो बोलते भगवान। ओके, लास्ट उसका होता है। तो ये इतने तक जा सकते हैं। ऐसे दूसरा पॉइंट है, जैसे पैर में, तो अपने अंगूठे से अपनी जो अंगुली है सेकंड, वो यदि बड़ी हो जी और पूरी ऐसे नीचे जा रही हो जी, तो वो व्यक्ति को जीवन में परिश्रम कम होता है। उसको रेडी प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं जीवन में कोई भी चीज करने के लिए। ओके, कम होती है तो उसको ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, ये चीज बोली जाती है। फिर दूसरा एक ये भी पार्ट होता है, ये भी गिना जाता है कि अपनी नाभि से लेके अपनी नासिका का कितना प्रमाण है, उस पे भी लक्षण शास्त्र काम लगता है। इसको समचतुरस्र संस्थान बोलते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। और जब हम ज्ञान मुद्रा में बैठे तो अपने दोनों नीस, उसका करेक्शन, ये यदि 4 समान आ जाए तो वो व्यक्ति जीवन में बहुत प्रगति करता है। और फिर कम आए तो कितने कम आए तो वो अलग अलग उसके फलादेश फल कथन वगैरह। ये जो आप प्रमाण नापने का बता रहे थे, ऐसा कोई इंसिडेंट आपको ध्यान आता है जब भी आपने? डेफिनेटली ऐसा एक चीज़ है कि मूर्ति में जैसे हम ये समचतुर संस्थान ट्राई करते हैं, तो हम ज़्यादातर ये भी ट्राई करते हैं कि यदि मूर्ति में तो कर दिया, पर यदि कोई पुरुष या स्त्री में हम इसी प्रमाण से चलने के लिए सोचे तो क्या जी। तो हमने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, इसी इंसिडेंट से कवर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग रहा। मतलब उनको सर्जरी थी, मतलब जन्म संस्कार था, बच्चे का जन्म होने वाला था। तो हमारे पास एक पॉइंट था कि हम इस नाप को कनेक्ट और कर पाएंगे, नाप भी पाएंगे और उसका डिस्टेंस भी हम कुछ नया बना पाएंगे, एक पॉइंट था। तो हमने एक बहुत अच्छा वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, जबकि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर डेफिनेटली यदि वो नाप 1 अंगुली जितना भी बढ़ जाता ना तो वो जीवन में बहुत आगे बढ़ पाते हैं। हमने ट्राई बहुत किया सर्जरी से लेके वगैरह तक, पर वो चीज़ इतनी फलीभूत नहीं हुई। पॉइंट क्या है, कई बार लोग पूछते हैं कि
हमने नाक पे ये सर्जरी कराई दी तो हमें उसका लाभ मिलेगा, हम गंजे हैं तो हम वहाँ बाल लगा देंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा नहीं, शुभ अशुभ। तो हम कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक वे से जाके अनऑर्गेनिक वे से करने तुलेंगे तो वो चीज़ कभी भी लाभदायक जो नेचुरल वे में आती है उसके अंदर ही उसी से हमने ये पूरी सर्जरी पे ट्राई किया कि इसका साइज हम और बेस्ट एंड बेटर कर पाए, राइट, पर वो चीज़ कभी फलीभूत नहीं हो पाई, उनका फल भी नहीं मिल पाया। तो इसमें एक ये नेगेटिव इंसिडेंट नहीं है, पर एक जानने के लिए अपने समझ सकते हैं कि जो हमें भगवान ने दिया है ना वो बहुत बेस्ट है, हमें उसी से चलना होता है। लक्षण शास्त्र में जो तिल की आपने बात की, तो वो तिल के भी कई सारे भिन्न विभिन्न फल होते हैं। एक तो कॉमन है कि भाई पुरुष के राइट अंक पे हो तो वो शुभ है, स्त्री के लेफ्ट अंक पे हो तो वो शुभ है, वो लक्षण शास्त्र का कॉमन पॉइंट है। पर इसमें कहाँ कहाँ हो तो, और जैसे अभी आपने बात की वो सर्जरी से, लेकिन हम किसी को हटा दे तो भी उसका फल तो जो होता है वो होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जन्म से नहीं होता है, वो कई उम्र के बाद वो हमें तिल दिखना शुरू होता है या फिर नया आता है, तो वो भी एक इंडिकेशन ही है। तो ये चीज़ पहले ही अपने ऑडियंस को और जो भी श्रोतागण उनको समझनी आवश्यक है। तो उसमें भी अलग अलग है। यदि आपको आँख पे तिल है तो आपको जीवन में बहुत अच्छी सफलता देगा, अभ्यास बहुत अच्छा करवाएगा। नाक पे तिल है तो आपको कम उम्र में कोई भी बोल सकते कि अपने परिवारजन हो उसका वियोग भी करवाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में तुरंत ले लेना है। यदि अच्छा है तो वो अच्छे परिवार को आमंत्रित करेगा, नहीं है तो परिवार का विरह करवाएगा। और यदि छाती पे है तो अच्छा सौभाग्य देगा, ठीक है। कंधे पे है तो अच्छा परिवार का वहन करने की भी शक्ति देगा और अच्छा उनका परिवार बनेगा। हाथ पे है मतलब पाम्स पे नहीं, हाथ पे है तो वो ऐसा बोलते हैं मल्टीटास्किंग बिजनेस, मतलब एक साथ कई सारी लाइनों में वो कनेक्ट होगा। अपने पाम पे है और वो आ जाता है तो व्यक्ति बहुत धनाढ्य बनेगा और जीवन में कई सारी सिद्धियां हासिल कर पाएगा। यदि वो तिल हाथ में आ रहे हैं तो फिर पेट पे है तो उनको शारीरिक गतिविधियां की शुद्धि देगा। पैर पे है तो वो उसको रिटायर्ड नहीं करने देगा, उसको निवृत्त नहीं होने देगा, उसको कार्यरत और प्रोएक्टिव ही रखेगा। उसके कई सारे अलग अलग फल होते हैं कि कहाँ पे है, कैसे वगैरह करके। मेरे यहाँ पर होठ के ऊपर एक शायद तिल है तो इसका भी कुछ मीनिंग होगा? हाँ, होठ के ऊपर जो तिल होते हैं ना वो ज़्यादातर वो प्रिडिक्ट करते हैं, वो वैवाहिक जीवन को ज़्यादातर टारगेट करते हैं। राइट। ऐसे ही यदि किसी व्यक्ति के पेट पे या प्राइवेट पार्ट पे भी यदि तिल हो तो भी उनको उस प्रकार का सुख और उनको आगे के जीवन में सांसारिक सुख की अच्छी या बुरी प्राप्ति के लिए भी इंडिकेट करता है। सर पे यदि कोई व्यक्ति के तिल हो तो वो ज़्यादा बुद्धिशाली बनाता है और वो कम्युनिकेशन में बहुत पावरफुल बनता है। कान पे यदि किसी को तिल हो तो ऐसा बोलते हैं कि वो 2 नंबरी कामों में बहुत आगे बढ़ेगा। ऐसे कई सारे भिन्न विभिन्न इसकी टोटलिटी भी होती है कि राइट साइड में मान लीजिए आपके 12 तिल हैं और लेफ्ट साइड में आपके कम तिल हैं। इसका भी कुछ इसका भी होता है, उसका भी टोटल में। हाँ, इसमें कोई सामने कट नहीं होता है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 6 तो 6 कट हो गए, ऐसा नहीं होता है। हर एक का भिन्न विभिन्न फल मिलता है। कौन से नए आए, कोई बढ़ते हैं, कोई कम होते हैं, तो सबका फल होता है। पर यस, सब इंडिविजुअल फल देते हैं। अशुभ से शुभ और शुभ से अशुभ कभी भी हाइड नहीं होता है। इसके साथ ही नाड़ी विद्या के बारे में भी आप जी हमें बताइए। नाड़ी विद्या स्वरोदय विद्या जो एक ज्योतिष का अंग है, तो वो ज़्यादातर जो अपने नासिका से जो श्वास आते हैं स्वर उस पे से चलता है। मतलब राइट, लेफ्ट और दोनों, मतलब ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ी पे से ये चीज़ चलती है। तो उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? राइट इज सूर्य नाड़ी, लेफ्ट इज चंद्र नाड़ी। हाँ, राइट सूर्य है, लेफ्ट चंद्र है, Right. और दोनों उसको सुषुम्ना बोलते हैं, मतलब सूर्य चंद्र दोनों की समान नाड़ी से। उसका उपयोग कई बार होता है। जैसे हम सुबह उठे तो फिर बेड से पहला पैर कौन सा नीचे रखना, उसमें जो नाड़ी चल रही है वो नीचे रखना चाहिए। इवन हम कोई बड़ा प्रयाण कर रहे हैं या फिर प्रवेश कर रहे हैं जी, राइट, तो उसमें भी कौन सी नाड़ी देखी, मतलब कौन सा श्वास चल रहा है, वो ही पैर रख के पहला प्रवेश करना है। कोई भी बड़ा प्रयाण प्रवेश किसी में भी यदि 2 नाड़ी एक साथ चल रही हो तो नहीं बेड पे से नीचे उतरना है, नहीं कोई बड़ा प्रयाण और प्रवेश करना है। और इन दोनों नाड़ी से आप अपने डेली रूटीन में तो यूज़ कर ही सकते हैं। कई बार आपको स्पॉन्टेनियस कोई क्वेश्चन हो जाए कि इसमें मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, तो यदि आपकी राइट नाड़ी चल रही हो तब तुरंत उसको हाँ बोल दे, और लेफ्ट चल रहे हो ना बोल दे। तो एक प्रश्न कुंडली का भी ये काम करता है। और ये भी बताता है कि भाई कितनी नाड़ी कितने टाइम तक चलती होनी चाहिए। यदि आपकी कोई भी नाड़ी 45 मिनट से लेके 1 आवर 15 मिनट तक चल रही है तो आपका स्वास्थ्य ठीक है, और उससे कम वो ख़त्म हो जा रही है तो आपके स्वास्थ्य में या तो फिर आपकी पक्वाशय में तकलीफ है। तो ये वहाँ तक वो प्रिसाइज कर सकते हैं। हेल्थ को भी ये डेफिनेटली ये इसको भी रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने ये सुना था कि जब आपकी राइट जो सूर्य नाड़ी चल रही हो
तभी अगर आप प्रयाण करते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं या किसी अच्छे काम को आप अंजाम देना चाहते हैं, काम करना चाहते जी हैं, जी जी, तो राइट नाड़ी चल रही हो तो उसको शुरुआत करते हैं तो सक्सेसफुल रहते हैं। ये भी और एक यदि चीज़ है। आपकी लेफ्ट नाड़ी चल रही है तो लेफ्ट नाड़ी को बंद करने के लिए उस तरफ करवट लेकर सो जाएं, वापस राइट नाड़ी चालू हो, फिर वो काम करें तो सक्सेसफुल होता है। इज इट ये भी चीज़ है, इसलिए शायद आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में इसको बोलते हैं ढिंचनिया। अच्छा तो जब भोजन करने बैठते हैं जी, तब वो अपने लेफ्ट पैर के नीचे, मतलब एक ये ढिंचनिया आता है, इतनी साइज का वो लकड़े का एक स्टूल आता है, वो रख देते हैं, जिससे क्या होता है वो पैर ऐसे थोड़ा ऊपर होता है, उससे राइट नाड़ी शुरू हो जाती है। अच्छा और सूर्य नाड़ी शुरू हो जाए तो जैसे आपने बोला कि भोजन तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, प्रयाण के लिए शुभ है। और आराम करना है या तो फिर कोई वर्क करना है, साधना करनी है, जल जल, पीना, तो वो चंद्र नाड़ी के लिए तो वो उससे रिवर्ट करते हैं राइट कि आप दाएं पढ़ के सो जाए तो वो बाया शुरू हो जाएगा, बाएं पढ़ के सो जाएगा तो दाया शुरू हो जाएगा। राइट तो हम उसको प्रिसाइज भी कर सकते हैं, फिक्स भी कर सकते हैं, बाकी जो कॉमन चल रही है उसी का भी हम उपयोग अपने डेली लाइफ में एज पर ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी ले सकते हैं। मैं मुंडन शास्त्र की बात कर रहा जी था जी आपसे जी, कि वो जो कमोडिटीज़ हैं, सेंसेक्स है, मार्केट है, वो सब हम कुछ डिटरमाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली इससे आगे बढ़ के पूरा वैश्विक भूगोल हम मुंडन शास्त्र से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके मुंडन शास्त्र ज्योतिष का अंतिम अंग है, अष्टांग में, और उसकी डेप्थ मतलब बोलते हैं वो समुद्र जैसी है जी कि हम उसमें जहाँ रह रहे हैं, मतलब भारत से लेके आउट ऑफ इंडिया से लेके आने वाले कुछ भी अच्छे बुरे इंसिडेंट, अच्छे इंसिडेंट में कोई राजा परिवर्तन हुए वहाँ, और बुरे इंसिडेंट में अर्थक्वेक, सुनामी तक, और कॉमोडिटी, एग्रो कॉमोडिटीज से लेके कई सारे ऐसे प्रिडिक्शन के जो बहुत ही रोमांचक होते हैं राइट। और कई सारे लोगों को वो इफेक्ट करते हैं, तो बीएससी का वो हम कर सेंसेक्स सकते जैसे अभी बहुत बहुत सारा करेक्शन आया मार्केट जी के जी अंदर, जी, तो ये भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं पहले डेफिनेटली से? डेफिनेटली हम कर सकते हैं। और ये चीज़ मुंडन शास्त्र में आती है राइट ज़्यादातर। हम वो क्योंकि वो एक फ्लक्चुएशन वाली चीज़ है और वो कई बार बैटिंग पे चली जाती है, तो हम वो प्रिडिक्ट नहीं करते, बाकी जान तो जरूर सकते हैं। ओके अभी रिसेंटली रशिया यूक्रेन युद्ध का हमने प्रिडिक्शन दिया था कि भाई ये लॉन्ग टाइम चलेगा, राइट तब बहुत लोगों ने बैकलिश किया, पर वो चीज़ हुई। जी ऐसा हमने किया था कोरोना का सेकेंड वेव, राइट वो आएगा, राइट तो वो भी ऐसे ही हुआ। ऐसे कई बार प्रिडिक्शन, जैसे हमने अभी रिसेंट जो प्रिडिक्शन की है कि भाई 2025 है वो थोड़ा दुष्काल की ओर जाएगा, राइट 2026 में रियल एस्टेट में बबल बस्ट हो गए, 2027 में सत्ता परिवर्तन के योग बनेंगे, तो ये सब चीज़ है वो मुंडन शास्त्र में आती है। जो अभी अभी रिसेंटली जो 29th ऑफ मार्च को जो शनि का जो परिवर्तन हुआ, जो मीन राशि जी के अंदर जी शनि जी, आया है, हाँ, और उसके बाद में राहु की जो युति बनी, और अभी 4 अप्रैल वो से जो रेयरेस्ट ऑफ द मंगल, रेयर था, वो राइट, छह ग्रह एक ही राशि में प्रतियुति कर दिए, और युति कर एंड दिए। देयरफॉर वो जो अर्थक्वेक वगैरह आया था वो सब उसी कारण। डेफिनेटली उसका कारण मान ही सकते हैं। ओके और वो एशिया में ही आया राइट और उसी में ये चीज़ हुई, और उसमें उस दिन तो सूर्य ग्रहण भी था जी 29 मार्च को, सोलर एक्लिप्स, जी तो उसका भी बहुत ज़्यादा असर हुआ। जी और यही ग्रह आगे जाके खेती बाड़ी इसमें या अपनी इकोनॉमिक पे भी बहुत ही मतलब विजय भाई, मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर आप परिणाम देंगे। इसके बारे में आप बताएं कि अब जो मंगल भी 4 तारीख से मेरे ख्याल से वक्री हो रहा है, हाँ, हो रहा है या तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इसकी वो कॉम्बिनेशन से देश पे क्या असर देश पड़ेगा? पे ना, इसके जो ये ग्रह बनेंगे, ये 4 के बाद 13 मई को भी गुरु का भी परिवर्तन होगा इत्यादि, तो ये सब की वजह से जो प्रिडिक्शन निकल के आएगा ना, वो ये आएगा कि 2025 में ना अति वर्षा या न वर्षा के योग हो जाएंगे, जी, वो एक चीज आएगी। दूसरा या तो बाढ़ होगा 2025 या सूखा होगा। सूखा हो जाएगा। ओके, एक्सट्रीम रहेगा। दूसरा ये जो मेन आएगा, वो बोलते हैं ना, बाहर से डोल अंदर से पोलम पोल, ओके ये जाएगा, अच्छा अच्छा दिखेगा, पर इकोनॉमिक्स बहुत टूट जाएगी और इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत असर होंगी। राइट और थर्ड जो मेन आएगा पॉइंट्स, इस पे जो अभी लोग ज़्यादातर मार्केट की ओर आए हैं, सेंसेक्स या निफ्टी या फिर कोई भी एक इंडेक्स की ओर, वहाँ से हट के लोग डिजिटल करेंसी की ओर राइट एक मूव ऑन करेंगे, मतलब आर्टिफिशियल चीज़ बढ़ेगी, राइट चाहे वो सीवीडी हो, लैब ग्रोन डायमंड हो या डिजिटल करेंसी हो, Right. तो ये सब चीज़, ये परिणाम अंततः तो आपकी बात से मैं देगी। ये कंक्लूजन तो निकाल सकता हूँ कि लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट अब डिजिटल करेंसीज की ओर और डेफिनेटली करना उनकी ओर ही बढ़ाना चाहिए, करना ही चाहिए। और रियल एस्टेट की यदि सोच रहे हो जी तो वो 2026 में रियल एस्टेट बबल बस्ट है, ओके तो उसके पहले या तो उसके बाद उस पर आगे मूव ऑन करना चाहिए। दूसरा 2026 में भी जो योग बनेंगे वो मेटल को बहुत हाइप करेंगे, कॉपर इत्यादि को, राइट और इस 2025 में प्रीशियस मेटल को, गोल्ड सिल्वर को भी बहुत अच्छी हाइप देंगे। राइट कई बार लोग पूछते हैं कि भाई धरती का विनाश हो जाएगा या नहीं, तो ये मुंडन शास्त्र तो वो कंफर्म है कि नहीं, ऐसी कोई बड़ी होनारत नहीं होने वाली है। जी पर
ये कंफर्म है कि ये जो आने वाले 10 साल है वो भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। यदि उसमें भारत चाहे तो विश्व गुरु भी बन सकता है, और यदि अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं रहा तो भारत के लिए वो बहुत ये बैकलैश भी साबित हो सकते हैं इकोनॉमी वाइज, क्योंकि स्पिरिचुअल जो गुरु प्रेजेंट करते हैं वो खोखला होता जा रहा है, राइट। और ज़्यादातर शुक्र भौतिकता दिख रही है। राइट। तो ये सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे मन में आता है, जो आज सब लोग जानना चाहते हैं, कि ये जो थर्ड टेन्योर मोदी जी का है विद ओनली 240 सीट्स एंड अ कोलिशन गवर्नमेंट, सो विल दिस गवर्नमेंट रन इट्स कंप्लीट 5 years, विल इट कंप्लीट 5 years और नॉट? इसमें ना मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगा, क्योंकि 2 पॉइंट है। ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन का मुहूर्त मैंने दिया है, ओके। ठीक है, मतलब कमेटी ने दिया है हमारी। और दूसरा ये भी चीज़ है कि ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, पर यस इतना पक्का है कि सत्ता परिवर्तन होगा, कुछ बड़ा भारत को देखने को मिलेगा। ओके, एंड इट शुड बी पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव? भारत के लिए तो पॉजिटिव नहीं होगा, पर यस इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए कुछ पॉजिटिव होगा। कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक है। और वैश्विक रूप में आप इसको कैसे देखते हैं? वैश्विक रूप में इंटरनेशनल इजराइल और रिलेशंस गाजा पे के बहुत बीच में और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो हाँ, ये मतलब 27 उसी को मैं टारगेट करके बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस पे कुछ बड़ी असर आएगी जो थोड़ी नेगेटिव रहेगी। राइट। मतलब बाहर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भारत को देखने को मिलेगा। सो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कोई प्रेडिक्शंस जो आपने किए हो जो बिल्कुल करेक्ट बैठे हैं, वो आप हमारे साथ जैसे share ये करना वॉर के बारे में किया था, वो एक इंटरनल जो किया वो पेंडेमिक के बारे में किया था वो। बाकी तो अभी मार्केट प्रेडिक्शंस बहुत सारे किए कि भाई कमोडिटी एग्रो कमोडिटी में क्या फ्लक्चुएशंस आएगी। हम इसको मैनिपुलेट नहीं कर पाते, पर जो होता है वो हम बता सकते हैं, और इससे हम नेशनल इंटरनेशनल तक भी जा सकते। जैसे हमने डोनाल्ड ट्रंप का किया था, तो वो एक हॉरोस्कोप के माध्यम से और साथ ही साथ वैश्विक धोरण को ध्यान में रखते तो वो प्रिडिक्शन दिया था, तो वो बहुत ही सचोट साबित हुआ। वंडरफुल। और इसीलिए आपको व्हाइट हाउस में निमंत्रित भी किया गया। यस मैं आपका पिक्चर देख रहा था कि आप जूम कॉल पे मेलानिया जी के साथ, इवांका ट्रम्प से, जो उनके इवांका से आप जी, बात जी, कर रहे जी, थे, जी, जी। तो उस बातचीत के बारे में हमें बताइए। वो एक मेरे जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन है। हम मतलब मार्च 24 में हम एक भारत के बहुत रिनोन बिलियनर से मुलाकात हुई, उनका हमने प्रोजेक्ट लिया, वॉज वंडरफुल, बहुत अच्छा रहा, पर हम उनको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो कनेक्ट हुए वहाँ पे ट्रम्प फैमिली से, और उनका एक्सक्लूसिव हॉरोस्कोप मिला, हमने स्टडी करके फोरकास्ट बताया। तब तो उनका मतलब बहुत सियासी टाइम चल रहा था, मतलब बहुत सारे केस चल रहे थे इंक्लूडिंग रेप, मतलब वो नॉमिनेट करने के लिए भी शायद एबल नहीं थे। तो तब हमने पूरा फोरकास्ट दिया था कि ऐसे घात आएगी, ऐसे प्लॉट ट्विस्ट आएगा, और ही विल द वो प्रेसिडेंट मतलब बनेंगे। वो जो उनके ऊपर गोली चली उसका भी हमने प्रेडिक्ट किया था, प्लॉट ट्विस्ट आएगा वो, और वो अगेन प्रेसिडेंसी परस्यू करेंगे और प्रेसिडेंट बनेंगे सेकंड टाइम, वो भी हमने बोला था। और वो ही हुआ एज पर प्रेडिक्शन। तो वो बहुत इम्प्रेस हुए। आफ्टर विक्ट्री दिसंबर एंडिंग में कनेक्ट किए जूम पे, हमारी कई अच्छी बातचीत भी हुई, और उन्होंने मुझे वाइट वीज़ा प्रोवाइड किया और इनवाइट किया कि यू आर कोर्डियली इनवाइटेड, आप आइए यूएसए। और मैं जा रहा हूँ अप्रैल में ही, इसी अप्रैल में आप व्हाइट हाउस में जा रहे हैं एज अ गेस्ट टू ट्रम्प। एग्जैक्ट। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू, सच अ बिग अचीवमेंट एट दिस एज। डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है व्हाइट हाउस पे। विश्व भाई, मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके प्रोफाइल में देख रहा था जी, कि आपने 22 वर्ष की 21 वर्ष की आयु में आपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त आपने दिया जी, और हिंदू बाप्स मंदिर अबू धाबी की प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी आपने निकाला। जी। तो मुहूर्त पे आई एम टोल्ड दैट यू हैव ज़बरदस्त पकड़ है आपकी उस मुहूर्त शास्त्र पे। उस मुहूर्त के बारे में आप बताइए, उसकी क्या रेलेवेंस है? मुहूर्त भी एक ज्योतिष शास्त्र एक अभिन्न अंग है, राइट। और मेरी जो स्ट्रेंथ है और मुझे जो प्रसिद्धि मिली है उसका जो मेन कोर है वो है मुहूर्त। राम मंदिर अयोध्या का मुहूर्त, या अबू धाबी बाप्स हिंदू मंदिर का, या गवर्नमेंट फॉर्मेशन की ओथ सेरेमनी का। मुहूर्त एक बहुत ही बोले ना तो एक विभिन्न अंग है और बहुत ही पावरफुल अंग है, क्योंकि व्यक्ति, ऐसा बोलते हैं कि व्यक्ति का जन्म और व्यक्ति का मृत्यु वो उसके हाथ में नहीं होता है, क्योंकि वो मुहूर्त नहीं देखा जाता। बाकी की सभी प्रक्रियाएं हम प्रॉपर प्रिसाइज मुहूर्त से कर सकते हैं। हाल फिलहाल तो जन्म संस्कार भी मुहूर्त से होने लगे और हम देते हैं, पर ये चीज़ है कि मुहूर्त व्यक्ति का जन्म से लेकर अंत तक साथ निभाने वाला एक अंग है ज्योतिष का। मुहूर्त के लिए बोलते कि काल शुभ क्रिया योग्य मुहूर्त इति उच्यते, मतलब ऐसा कोई भी समय, ऐसा कोई भी काल कि जो अच्छे कार्य के लिए योग्य हो, उपयुक्त हो, उसको मुहूर्त बोलते हैं। और मुहूर्त में भी उत्साह हम प्रथम मुहूर्त, जिसमें आपकी आंतरिक उत्साह बढ़ जाए, तो वो आपका सबसे प्रथम और सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। मुहूर्त में जो भी पंचांग है, मतलब तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण,
इत्यादि का समावेश होके बेस्ट में बेस्ट कौन सी कुंडली बन रही है कि जिसमें कार्य करने से हम कार्य की श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त कर पाए, उसी को मुहूर्त बोलते हैं। Right. और वो मुहूर्त से कोई भी कार्य करने या तो फिर कोई भी कार्य करवाने से Right. सभी को लाभ मिलता ही मिलता है। Right. तो जो आज ये चीज़ जो मेंशन कर रहे थे आप कि आजकल हम लोग बच्चों की बर्थ का टाइम भी निकालने लगे हैं कि हाँ। कितने समय हमें बर्थ कराना चाहिए, अकॉर्डिंगली वो कुंडली बनेगी। तो इसका भी जो मुहूर्त होता है और ये इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव होता है क्योंकि अपने प्राचीन शास्त्र में 16 संस्कार का विधान दिया है। मतलब गर्भाधान से लेके कंसीव कब करना उसका भी मुहूर्त होता है। ओके। और उसके बाद 9 महीने कैसे उनको वहाँ से निकालने, उसमें भी पुंसवन इत्यादि सीमंत इत्यादि मुहूर्त होते हैं। और फिर कब जन्म करवाना, पहले तो नेचुरल होता था तो तभी मुहूर्त उनकी जीवनचर्या पे निर्धारित होते थे। अभी सी सेक्शन होता है तो डॉक्टर के ड्यू डेट्स पे देखते कि भाई अच्छा कौन सा दिन आता है, अच्छा कौन सा समय आता है कि जिसमें बाय डिफॉल्ट अच्छी हॉरोस्कोप बनी हो, तभी हम बच्चे को इस धरती पे अवतरण करवाएंगे। तो वो भी एक जन्म संस्कार है, पर इसमें यदि उसके पुण्य नसीब होंगे तभी वो मुहूर्त में आ पाएंगा। और उसके बाद भी आने वाले कई मुहूर्त है, जैसे उनका जन्म हो गया तो फिर उनका नाम जो रखना है तो वो राशि पे से रखना होता है, नक्षत्र की चरण पे से। तो वो नामकरण भी कौन से दिन करना, कर्णवेद भी कौन से दिन करवाना, मुंडन भी कौन से दिन करवाना, विद्यारंभ भी पहला कौन से दिन करवाना, पहले भोजन भी कौन से दिन देना, ये सब है। अंतिम में अंत्येष्टि तक है, विवाह हो गया, संन्यास हो गया, उसके बाद उसका मृत्यु होगा तभी पंचक कर्म कैसे करना उसका भी मुहूर्त है। तो वो सारी जगह मुहूर्त बहुत कनेक्टेड है और इफेक्टिव है। मुहूर्त से रिलेटेड कोई मिथ्स या कुछ इंसिडेंट्स आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? डेफिनेटली 3-4 पॉइंट सोच सकते हैं कि जो एक मिथ है 1239 को विजय मुहूर्त, डेली विजय मुहूर्त 1239 को होता है, तो एक वो बहुत बड़ी मिथ है। डेली 1239 को 12:39 को विजय मुहूर्त नहीं होता है। जो सूर्योदय से सूर्यास्त का जो एग्जैक्ट सेंटर जो मिनट है वो विजय मुहूर्त होता है, नॉट 1239 डेली। तो वो हमको कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट है चौघड़िया। वो हमारे गुरुजी बोलते कि चौघड़िया ना वो जो आलसी लोग हैं ना उनकी पैदाश है। तो अपने वहाँ चौघड़िया नहीं होते, सुवेलाएँ होती है। तो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच के दिनमान को 8 से डिवाइड करके जो टाइम्स निकालते हैं तो वो सुवेला और होरा से चलने से लाभ अच्छा प्राप्त होता है, तो वो मानते हैं। थर्ड एक जो मिथ है वो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं जिसमें मुहूर्त में कि आज कोई भी मुहूर्त हुआ तो हम इनके नाम से राशि से देखेंगे, उनके नाम की उस राशि से देखेंगे। एक्चुअल मुहूर्त देखा जाएगा जन्म राशि से, मतलब जन्मे के समय जो राशि होगी उसी राशि से मुहूर्त देखा जाएगा। जैसे उनकी जन्म राशि है कुंभ पर उनका नाम पड़ा है अपे से, मतलब आकाश नाम है उनका, तो मुहूर्त देखना है जन्म राशि कुंभ गश पे से। ओके। तो ये भी एक मीथ है जो क्लियर करनी चाहिए। बाकी तो मुहूर्त में प्रयाण प्रवेश से लेके दीक्षाएं प्रतिष्ठाएं सारे मुहूर्त है। और सभी के सभी कार्य प्राचीन और अर्वाचीन दोनों युग में मुहूर्त से ही होते हैं। और मुहूर्त इतना सूक्ष्म तक जाता है, जैसे हमने अयोध्या में 84 सेकंड का मुहूर्त दिया था जो प्रति नवमांश से निकाल के दिया था। और मुहूर्त इतना प्रभावशाली होता है, ऐसे शास्त्र में कथाएं आती है कि अच्छे मुहूर्त पे यदि प्रतिष्ठा कर दी गई हो तो वो अजरामर हो जाती है। और यदि गलत मुहूर्त पे कर दी गई होती है या कील लगानी हो, मतलब खनन मुहूर्त हो या प्रतिष्ठा हो या प्रवज्य दीक्षा इत्यादि हो, यदि वो गलत मुहूर्त या गलत योग संयोगों में की गई है तो करने वाला, कराने वाला, देने वाला सभी परेशान होते हैं क्योंकि वो ग्रह के साथ उसका सीधा ताल्लुक है, सीधा संबंध है, तो उसकी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। विश भाई, एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है कि जो हम पुराने प्राचीन मंदिर हमारे जो तोड़ दिए गए, उस समय जो, जैसे आपने ऋषि वशिष्ठ का एग्जाम्पल दिया जी कि उन्होंने जब मुहूर्त दिया था और वो सिचुएशंस कैसी बनी जाके जब वो राजगद्दी पे बैठना था अयोध्या के अंदर, तो ये जब पुराने प्राचीन हमारे मंदिर थे, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे वो विश्वनाथ का मंदिर हो, काशी का, तो ये सब तोड़ दिए गए। तो इनके समय भी तो मुहूर्त निकाले गए थे, तो फिर इनकी ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? इसमें हम दो चीज़ सोच सकते हैं। मुहूर्त की तो शुद्धि होगी ही होगी, पर कई बार काल का परिभ्रमण, कलयुग का परिभ्रमण जो आता है तो वो ऐसी कई दशाओं में दिशाएं परिवर्तित कर देता है और उसका परिणाम ये आना पड़ता है। और दूसरा ये भी होता है कि चलो कलयुग का तो असर है ही है, व्यक्ति की सोच और मानवता के भी सारे एंगल्स चेंज हो गए हैं, उसकी वजह से भी ये सारी दुर्दशाएं हुई है। और ऐसा नहीं है, प्राचीन कई सारे शिल्प स्थापत्यों की ये हालत हुई है और साथ ही साथ हमारी संस्कृति की भी ये हालत बिगड़ी है।
तो उसके लिए कोई ज्योतिष का अंग नहीं, पूरा सार्वजनिक जो बदलाव आया युग में, तो वो उसमें बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो भी जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त आपने निकाल के दिया, तो उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, उस मुहूर्त का क्या प्रभाव पड़ेगा? राम मंदिर का एग्जिस्टेंस जो है वो कब तक रहने वाला है? वो लाइफ लॉन्ग रहेगा? लाइफ लॉन्ग रहेगा, कई पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक रहेगा। वो तो बहुत हम श्योर है, क्योंकि जो मुहूर्त है वो ऐसा कि जब इंद्र इंद्रासन पे बैठे थे ना, तब जो ग्रह व्यवस्था थी उसी ग्रह व्यवस्था को रेप्लिकेट किया है। और उससे रिलेटेड जो एक मिथ था कि उसका जो ऊपर का जो भाग था वो कुछ अधूरा था, तो उस समय प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए थी, ऐसा किसी शंकराचार्य जी ने भी कहा था। जी इसके बारे में ये फिर हमने काउंटर पॉइंट दिया ही था कि ऐसे नहीं है, जैसे सोमनाथ में भी था, ठीक है, तो वहीं पर भी संपूर्ण कार्य नहीं हुआ था। इसमें मेन क्या है, पूरे शिल्प को है ना एक व्यक्ति की भूमिका है, उनकी जो ध्वजा है वो उनकी शिखा है, शिखर उनका मस्तक है, और गर्भगृह उनका पूरा शरीर है, और जो श्रृंगार चौकी या उनका रंग मंडप है उनका पूरा शरीर को उसके साथ प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसा नहीं था कि शिखर नहीं था, शिखर था, आमलसर इत्यादि सभी था, पर काम थोड़ा बाकी था, मतलब संपूर्ण रूप से तैयार नहीं था, अभी तो 1.5-2 साल और लगेंगे। पर ऐसा नहीं था कि वास्तु का कोई दोष हो, पूरा प्रॉपर बंद कर दिया गया था, शिखर आमलसार इत्यादि सभी का निर्माण कर दिया गया था। पर ये कुछ पॉइंट्स होते जिसकी वजह से ये निकले। और अभी तो राम जन्मभूमि के साथ साथ तो अभी हम द्वारका, कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा, इन सब का भी बहुत ही प्राउडली काम कर रहे हैं, और नज़दीक के टाइम में वो भी हम इस भारत वर्ष को समर्पित करना चाहेंगे, और होगा, बहुत जल्द होगा। विश भाई, मुहूर्त जो आपने कभी किसी का निकाला हो और उसका एक बहुत पॉजिटिव उसका कोई इम्पैक्ट उन पे पड़ा हो, वो हमारे साथ कोई इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहें। कई सारे मुहूर्त निकाले, पर उसमें से यादगार का इंसिडेंट में से कोई देखे तो एक है कि अहमदाबाद में ही एक प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त था। बहुत टाइम से उसमें अवरोध आ रहे थे, पर वो काम हाथ में लिया, तो खात, शिला स्थापन, झाजम इत्यादि सारे मुहूर्त पे बारिश हुई, और उसी मंदिर में 250 करोड़ की उपज हुई, मतलब उतनी धनराशि प्राप्त हुई मंदिर निर्माण के कार्य में। तो ये मुहूर्त के प्रभाव से। और बाकी तो कई सारे छोटे मोटे प्राण प्रवेश के मुहूर्त के, जो मुहूर्त देने से कार्य अटक रहा हो, या तो फिर कोई ऐसे धंधे और बिजनेस के मुहूर्त कि जो देने से फिर ट्रेमेंडस ग्रोथ प्राप्त हुआ, उसी मुहूर्त को प्रॉपर सूक्ष्म समय के साथ पालन करने से। तो वो लोग अपनी हेल्थ और हॉस्पिटल और ऑपरेशन से रिलेटेड भी अपना समय निकालते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, वो भी उसका भी फर्क पड़ता है। उसका भी होता है कि कब करवाना ऑपरेशन। ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई आपको अगर याद आता है? हाँ, एक सन्यासी एक पुरुष थे, उन्हीं का था, एक संत महात्मा थे, उनका ऑपरेशन था हार्ट का, तो कब करवाना था। उन्होंने बोला कि ये 16 दिन तक वेट करना है। डॉक्टर ने बोला कि इतना दिन नहीं कर पाएंगे। तो हमने प्रश्न कुंडली लगा के देखा कि नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घात नहीं है, पर 16 दिन के बाद इस पर आप करवाएंगे तो ये रिकवर, मतलब रिअकर नहीं होगा, और जल्दी रिकवर हो जाएंगे। और ठीक वैसा ही हुआ, और आज भी वो याद है और अच्छी दुआएं दे रहे हैं। विशु भाई, बात करेंगे शकुन शास्त्र के बारे में। शकुन, जो शकुन शास्त्र है, शकुन शास्त्र क्या होता है और कितना इफेक्टिव होता है? हम जब देखते हैं कि कोई बिल्ली या कुत्ता आगे से निकल गया है, कभी कुछ पक्षी निकल गया है, कभी कुछ आपके ऊपर हो गया है, तो इसका कितना प्रभाव पड़ता है, कितना इफेक्टिव होता है ये? शुकन अपशुकन क्या है कि वो सामान्य जीवन में इतने ही इफेक्टिव होते हैं। और इसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति उसको माने या ना माने, शुकन अपशुकन तो अपना फल देते ही, वो एक इंडिकेशन है कि ये चीज़ आपके जीवन में या इसी क्षण पे अशुभ होने वाली या शुभ होने वाली है। इसमें ज़्यादातर निमित्त होते हैं। मतलब शुकन में एक चीज़ है कि जो अपने को छींक जो बोलते हैं जी, वो आती है, वो एक खुद पे एक निर्भर करती है। इसमें बोलते हैं कि डाबी ऊंची पीठनी छीक कही सुखकार, नीची सन्मुख दाहिनी अपनी छीक असार। मतलब अपने जब भी कोई कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य, तो उसमें अपने लेफ्ट हैंड साइड से कोई छींक आए, अपने खड़े ऊपर से अपने छींक की आवाज़ सुने दे, अपने पीछे से आए तो वो अच्छी मानी जाती है, और नीचे से आए, राइट साइड से आए, या अपने खुद की आए तो वो अशुभ मानी जाती है। ये एक है शुकन में कि जो खुद पे लागू होता है। बाकी सभी आजू बाजू के ऑब्जेक्ट्स पे होता है कि भाई तो छींक का, जैसे आपने बताया कि सब कुछ जो लेफ्ट साइड से आ रहा है या पीछे से आ रहा है या ऊपर से आ रहा है, वो तो है पॉजिटिव है। लेकिन राइट साइड से आ रहा है, जैसे हम सामने से आ रहा है, खुद को आ रहा है, या नीचे से आ रहा है, वो अशुभ माना जाएगा। वो अशुभ माना जाएगा। मतलब अपने को सुनाई देना चाहिए। राइट। नीची सन्मुख और दाहिनी, मतलब नीचे है, सामने से आई है, राइट से और खुद की है, तो वो अशुभ है। सुनाई दी अपने, तो वो छींक अशुभ परिणाम देगी। और उसमें भी है
कि भाई वो एक साथ 2 सुनाई दे जी तो वो इसका फल कम हो जाता है, अच्छा हो या बुरा हो। जी 3 सुनाई दे तो ज़्यादा हो जाता है, पर मीन्स सुनाई दे और इस एंगल से हो तो वो परिणाम देती है। ये खुद पे ज़्यादातर निर्भर करता है, बाकी सारी चीज़ ऑब्जेक्ट्स पे लगती है कि भाई हमने कोई कार्य की शुरुआत की और बिल्ली आई या कुत्ता आया या बंदर आया या कोई चिड़िया आई, तो ये सारी चीज़ उस पर निर्भर करती है। उसमें जैसे भी आज 2 तरह की आपने, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, पॉडकास्ट जैसे आप शुरू कर हाँ रहे थे हाँ और हाँ आज एक ब्राउन कलर की बिल्ली एकदम ये से मैंने भी क्रॉस होकर, देखी। यस, जी वो लेफ्ट साइड से, तो वो राइट से लेफ्ट निकली तो वो शुभ प्रतीक है। यदि डॉग कुत्ता लेफ्ट से राइट निकले तो वो शुभ है, उससे ऑपोजिट निकले तो अशुभ है। राइट ठीक। दूसरा, कोई भी चिड़िया आपके सर पे या आपके बगल पे आके बैठे या फिर उसकी चरक करे तो वो भी एक शुभ प्रतीक है। राइट, वो भी राइट या लेफ्ट कहीं पर भी या कहीं राइट? पर भी, वो कहीं पर भी करे वो शुभ प्रतीक माना जाएगा। आपको प्रयाण करते वक्त घंटनाद सुनाई दे, शंखनाद सुनाई दे, हाथी या गाय दिखाई दे तो वो भी शुभ माना जाता है। पर कोई घड़े या दूध भरी हुई स्त्री दिखाई दे तो जी उसमें वो अशुभ माना जाता है। कोई विधवा दिखाई दे तो वो अशुभ माना जाता है। पर यदि कोई जैसे शूद्र भी दिखाई दे तो वो भी शुभ माना जाता है। जी जबकि कोई जाति का भेदभाव नहीं होता, पर ये शुकन का एक बहुत ही इफेक्टिव पर्सपेक्टिव है। और साथ ही साथ शुकन में एक ऐसा पद है कि वो हम क्रिएट करने के बाद भी फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भाई हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने घर की जो कुंवासी कन्या है तो उनको हम सामने से अपने मतलब बाईपास करवाए, हमको निकाले, तो वो एक अनऑर्गेनिक वे से क्रिएट किया हुआ भी ये शुकन फलदायक है। ओके जैसे कुंभ कलश रख दिया, घी गुड़ खिला दिए, तो ये है नहीं पर किए जी, तो वो भी शुकन फलदायक जो होंगे। दही शक्कर खिलाकर एग्जाम हाँ, दिलाने के लिए जो माँ भेजती है वो एग्जैक्ट शकुन शास्त्र। वो शकुन है। वो शकुन से सबसे बेस्ट शकुन बोला गया है कि अपने जो भी इष्ट देव हो उनको 3 प्रदक्षिणा जी घूम के हम कोई भी कार्य की शुरुआत करें, प्रयाण इत्यादि करें तो वो शुभ है। अपने माता पिता को पैर छू के प्रयाण कर इत्यादि वो शुभ है। जी और सबसे अशुभ जो अपशुकन माना गया है वो ये है कि अपने जब बाहर निकलते हो तब एक साथ दोनों नाड़ी चल रही हो जी तो वो सबसे बड़ा अपशुकन माना जाएगा। दूसरा, जब हम बाहर निकलते हो तब किसी के रोने की आवाज़ या चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे अथवा तो कोई आपको टोके जी तो वो एक बड़ा सा अपशुकन ज़्यादातर जी। माना जाता है। बाकी तो इसका तो बहुत बड़ा शास्त्र है कि कौन कब कहाँ से कैसा है तो उसका शुकन अपशुकन है। पर सामान्य से ये 4-5 जो हमने बात की वो इम्पोर्टेंटली देखने को मिलती है और जो मानी जाती है। इसके अलावा कोई अपशुगन जो हमें ध्यान रखने हो जब कभी हम बाहर निकल रहे हो या किसी महत्वपूर्ण कार्य को करना चाह रहे हो, तो कुछ जो ऐसे अपशुगन हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है और ध्यान उस समय अवॉइड किया जा मतलब सकता है? ऐसा ऐसा रखना चाहिए कि मतलब बाहर जाते वक्त तुरंत अपने जूते चप्पल दिखे ऐसा प्राण प्रवेश वर्ज्य करना चाहिए। ब्लैक कलर दिखे ये वर्ज्य करना चाहिए। साथ ही साथ मतलब एक साथ 3 लोगों को निकलना इत्यादि भी वर्ज्य करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा अपशुकन में ये भी सोच सकते हैं कि यदि कोई भी अच्छा कार्य करते वक्त के प्रयाण करते वक्त अपने को पैर पे कुछ चोट लगे या हम गिर जाए या खून निकले जी तो वो भी एक अपशुकन माना जाता है। दूध गिरे, घी गिर जाए, ये सब अपशुकन माने जाते हैं। शुकन की तो कई सारी परिभाषाएं, अक्षत चोखा जो बोलते हैं वो बिछाए, कंकु सिंदूर इत्यादि बिछाए, कुंवासी कन्या मिले तो ये सारा चीज़ बहुत शुभ मानी जाती है। अब हम जब प्रयाण कर रहे हो तो अपने सामने से झाड़ू पोछा निकल रहा हो, साफ हो रहा है तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। जी तो ये सारी कई संत सन्यासी पसार हो जाए वहाँ से या उनका मांगलिक सुनने को मिल जाए तो वो भी बहुत शुभ शुकन माना जाता है। जी। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अंक शास्त्र के बारे में। जी, न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी कितनी इफेक्टिव है और आजकल सब जगह न्यूमरोलॉजी की चर्चा है कि बहुत, आपकी गाड़ी के नंबर से लेकर आपके मोबाइल के नंबर तक हर जगह न्यूमरोलॉजी अपना इफेक्ट दिखाती है। कितना इफेक्ट दिखाती है अपनी लाइफ में और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? न्यूमरोलॉजी भी, अंक शास्त्र भी एक ज्योतिष के अभिन्न अंग है और बहुत इफेक्टिव है। ज्योतिष के सारे अंग इतने ही इफेक्टिव है, मेनली ये सारे इंटरकनेक्टेड है। जी आप किसको कैसे यूज़ करते हो, कैसे इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ पे, वो बहुत मैटर करता है। जैसे अंक शास्त्र है ना तो वो उसमें क्या है, 9 अंक है। 9 अंकों को हर एक ग्रहों का स्थान दिया गया है। और जो शून्य है, शून्य की शोध बोलते कि इसने की उसने, ऐसे अपने शून्य तो आर्यभट्ट मतलब कई सौ साल पहले से ये सब चीज़ क्या आविष्कार हो गया है। तो शून्य की भी बहुत गिनती है अंक शास्त्र में। तो वो सारे ग्रहों को और उसके गुण धर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा माना जाता है कि भाई डेट ऑफ बर्थ से हम
उसका जो भी भाग्यांक है, मूलांक है, वो निकालेंगे और उस पे से सारा गिनती गिनेंगे। जबकि इसमें 2 करेक्शन बहुत एक्सक्लूसिव है, लोगों को नहीं पता है जी कि चलो डेट ऑफ बर्थ तो ये ईस्वी सन से शुरू हुई, जब शुरू हुए अपने ये संवत, उससे पहले क्या था। जी तो मेनली जैसे हमारे यहाँ ईयर है, वहाँ पे संवत था, जी मंथ है तो वहाँ पे मास था, और डेट्स है वहाँ पे तिथियाँ थी। तो उन सारे के भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल न्यूमरिक्स है, वो अंक को गिना जाता है और उसी से कैलकुलेशन बनती है, जिसको वैदिक मेथड से जो न्यूमरोलॉजी, अभी तो लोशो ग्रिड आ गई है, जी जबकि अपनी प्राचीन बीज गणित, वैदिक गणित से ही मैं आज स्पेसिफिक न्यूमरोलॉजी काउंट करता हूँ, बहुत एक्यूरेट होती है। जी और दूसरा, उसी तिथि पे या उसी तारीख पे कई सारे लोगों का जन्म या कार्य हुआ होता है, जी तो हम उसमें कैसे एक्यूरेट और प्रिसाइज जा पाएंगे। तो उसका जन्म समय भी हम लेते हैं जी और उसके साथ जो उसका तालमेल बिठाते हैं, तो बहुत सुपर डुपर हो जाता है। वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है वो मैं आपको बताऊं। जैसे समझो किसी का कोई भाग्यांक या मूलांक निकला, तो वो अपनी कोई प्रॉपर्टी पे भी यूज़ कर सकता है जी उससे पहले। इसमें क्या होता है कि इसका जो शुभ अंक है वो लेना चाहिए, प्रीफर करना चाहिए, जो अशुभ अंक है वो छोड़ना चाहिए। उसमें कॉमन बात यह है कि 9 वो अखंड अंक है, इसलिए शुभ माना जाता है, और 1 को शुभ माना जाता है। फिर भी हर एक का कस्टमाइज अच्छा बुरा नंबर होता है, एक अंक होता है, और वो प्रॉपर्टी से लेके, मोबाइल नंबर से लेके, बैंक अकाउंट से लेके, गाड़ी नंबर से लेके, पासवर्ड से लेके, हर जगह जहाँ जहाँ आप यूज़ कर सकते हो, हर जगह पे वो नंबर यूज़ होता है, उस नंबर का टोटल यूज़ होता है, और उसका हमें बेस्ट फीडबैक और लाभ मिलता है। तो ये न्यूमरोलॉजी हुई। अभी न्यूमरोलॉजी जहाँ अभी ज़्यादा चलने लगी है वो 2 जगह पे आई है। एक, लोग नाम चेंज कर रहे हैं अपना। जी इसके लिए मेरा एक शास्त्रोक्त, एक बहुत परफेक्ट एक बात है, एक मतलब बोले ना, एक इंटरप्रिटेशन है कि आप भले नाम में कोई भी कोई लेटर भी अर्थ, मतलब बोले अल्फ़ाबेट बढ़ा दो या घटा दो, आपका प्रोनाउंसिएशन तो वही रहने वाला है। जी मतलब आपको उसका फल तो उसी के मुताबिक मिलने वाला है। जबकि करना क्या चाहिए, आप राशि के मुताबिक नाम रखें, नक्षत्र के चरण के मुताबिक नाम रखें, नाम का जो टोटल है जी अल्फ़ाबेट या स्वर या व्यंजन का टोटल, वो आपके भाग्यांक से मिलता हुआ रखें, तो आपको प्रॉपर लाभ मिलेगा। आप कोई घटाए बढ़ाए तो जी उससे कुछ उसका फर्क नहीं होगा। वो आकाश नाम है, डबल ए कर दिए, डबल एस कर दिए, डबल एच कर दिए, ए निकाल दिया, वो निकाल, उससे कुछ लंबा लाभ नहीं मिलने वाला है। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण तो वो ही रहेगा। दूसरा, सिग्नेचर पे, तो लोग सिग्नेचर भी एक शास्त्र है, अंग है, कि भाई वो ऊपर के वे पे जानी चाहिए, रिटर्न नहीं आना चाहिए। तो उसमें भी अंक गणित के ही कई सारे धारा धोरण लगते हैं, पर चीज़ ये है कि जो आपका एक्चुअल अंक रहा है उसी के साथ यदि वो कनेक्टेड है तो वो लाभदायक होगी। आप उसको अनऑर्गेनिक वे से चेंज करेंगे तो उसमें कोई फल नहीं मिलने वाला है। इसमें एक ड्राइवर और कंडक्टर नंबर होता है हाँ, मूलांक नंबर, भाग्यांक जो नंबर। मूलांक और भाग्यांक है। मान लीजिए किसी का 3 और 6 है, तो इसको कैसे करेक्ट करते हैं आप? ये स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरे को आया एक बार। जैसे 3 और 6 के इसमें ना कॉमन किसी का प्रेडिक्शन मूलांक भी 3 है होता और है। भाग्यांक 6 है, तो इसको आप कैसे ठीक करते हैं? मेरा उससे रिवर्स है, मेरा 6 और 3 है, ठीक है। तो जी। मैं इसी को आपको कनेक्ट करके बता दूं। ऐसे में कॉमन प्रिडिक्शन भी होता है कि 3 और 6 है, तो उसका सामान्य से गुण धर्म क्या होगा, तो ये व्यक्ति बोलने में बहुत चतुर होगा, काम करने में बहुत स्फूर्तिवान होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड भी होगा, ठीक है। उसमें उसके लाइफ में स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलेगी, ये इसका कॉमन एक प्रिडिक्शन है। जैसे 4 और 8 के कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति होते हैं कि जिनको जीवन में कई सारी बाधाएं आती है, ठीक है। तो ऐसे कॉमन प्रिडिक्शंस तो सबके होते ही है, ड्राइवर, कंडक्टर या मूलांक, भाग्यांक नंबर से। पर जब हम कस्टमाइज जाए तब आपको पता चलेगा कि वो नंबर उसके जीवन के कौन से साल में क्या फल देगा, कौन से महीने में क्या फल देगा, कौन सा नंबर कहाँ यूज़ करने से उसको क्या लाभ मिलेगा। उसके लिए कस्टमाइज उसके नंबर्स पे, उसकी राशि पे, या उसके नक्षत्र पे, उसके गुण धर्म के ग्रहों पे और उसके टाइम पे जाना पड़ता है। इतने सारे फैक्टर्स आप कंसिडर करते हैं न्यूमरोलॉजी डेफिनेटली करते ही है, तभी उसका फल प्राप्त होता है। जी ज्योतिष, प्राचीन ज्योतिष को आप जितना साथ में रख के चलेंगे, जी इतना ही फलादेश और रेमेडीज यानी उपचार आप उसको सचोट और सटीक दे पाएंगे। जी। तो किसी भी व्यक्ति को जो आज जीवन में संघर्ष कर रहा है, तो ज्योतिष के इन सभी अंगों का प्रयोग उसको करना ज़रूरी है अपने जीवन को सुधारने के लिए। आज बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊँ कि हम आज समझो कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, तो हम कहाँ तक तय तक देखते हैं, भाई कौन सी जमीन लेनी, तो जमीन की ऊर्जा देखते हैं, जी किन के नाम से लेनी, जिनको प्रॉपर्टी के अच्छे योग है तो वो कुंडली लगाते हैं, जी कौन से नंबर के लेनी तो न्यूमरोलॉजी लगाते हैं, कब शुरू करना तो मुहूर्त लगाते हैं, कैसी बनाना तो वास्तु लगाते हैं, अंदर कौन से कलर लेना तो वर्ण शास्त्र लगाते हैं,
दूसरे उपचार के लिए तो मंत्र यंत्र लगाते हैं। जहाँ जितना जितना पार्ट ज्योतिष का लग रहा है सब इंटरकनेक्टेड है और इतने ही सच ठीक है, तो सारे चीज जब लगाते हैं तो उसको उसका 110% फल प्राप्त होता ही होता है। ये ज्योतिष की सिद्धि है। आपने अंक शास्त्र के साथ में वर्ण की बात करी, वर्ण, वर्ण शास्त्र की। हाँ। कलर्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। कौन से बहुत कलर्स आप important पहनते हैं, कौन से कलर्स और कौन से डायरेक्शन में रहते हैं, आई थिंक वो वास्तु का पार्ट भी हो जाएगा। वास्तु में भी है और अंक में भी है। जैसे वर्ण है तो भाई किसके लिए कौन सा कलर बेस्ट है, Right. वो भी है कि और किस डायरेक्शन के लिए कौन सा कलर है। सो बहुत बहुत क्विकली अगर आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहें कि कौन से कलर्स उनके लिए इफेक्टिव रहेंगे। डेफिनेटली इसमें हम 3 कोटा से आगे बढ़ेंगे जी। एक है कि राशि के मुताबिक, राइट। कि राशि के मुताबिक राशि या मतलब ग्रहों के नाम राशि या मुताबिक। लग्न राशि? नाम राशि, जो नाम राशि। नाम चल रहा हो उसी में, मतलब कौन से ग्रहों से कौन सी। Right. तो जैसे सूर्य प्रधान है, जी। मतलब जिनकी सिंह राशि है, राइट। ठीक है, तो उनको रेड और ऑरेंज ज़्यादा सूट करेगा। जिनका चंद्र प्रधान यानी कर्क राशि है उसको व्हाइट कलर ज़्यादा सूट करेगा। जिनका मंगल प्रधान यानी मेष और वृश्चिक राशि है उसको ब्राउन कलर और डार्क कलर ज़्यादा सूट करेंगे। जिनका बुध प्रधान है यानी मिथुन और कन्या राशि तो उनको ग्रीन, बॉटल ग्रीन, सी ब्लू ये टाइप ज़्यादा सूट करेंगे। जिनको गुरु प्रधान यानी धन और मीन राशि है जी। तो उनको येलो कलर ज़्यादा सूट करेंगे या चंदन कलर। जिनको शुक्र प्रधान है वृषभ और तुला राशि है तो उनको फैंसी कलर है, पिंक कलर है और एकदम डिसेंट कलर ज़्यादा सूट करेंगे। और जिनको शनि प्रधान यानी मकर कुंभ राशि है तो उनको ऐश कलर है, ब्लैक कलर है, वो भी सूट करते हैं। और राहु के तो वो दोनों छाया ग्रह है तो वो इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं। तो ये हुआ राशि और ग्रहों के गुण धर्म से। फिर आता है कि व्यक्ति की कुंडली से कौन सा अच्छा होता है, तो उसके लिए देखते हैं कि भाई उनकी कुंडली में जो ग्रह ज़्यादा डोमिनेट करता हो जी। उस ग्रह का जो कलर है वो कलर उसको ज़्यादा सूट करेगा। जी। और थर्ड पॉइंट आता है कि चलो आप कुछ बना रहे हैं तो उसमें वास्तु में तो हर एक डायरेक्शन का कलर है। हम वास्तु में जाएंगे तो हम वास्तु में कलर्स भी लेंगे। हर एक वास्तु महावास्तु डायरेक्शन में हम इस डेप्थ से जाएंगे इस पॉडकास्ट में कि पंच महाभूत से भी हम वास्तु को और 16 दिशा में हम वास्तु को कनेक्ट करेंगे। Right. तो वहाँ पे भी वर्णशास्त्र लगता है। पर हमने ये जो बोला तो वो कलर आप पहनने में भी ले सकते हैं, जी। उस चीज का दान भी करें। यदि बुधवार है, ग्रीन है, तो आप मूंग का दान करें, गाय को घास खिलाए तो वो लाभदायक होगा। जी। तो पहनने से, यूज करने से, खाने से, दान करने से या इवन भगवान को, इष्ट देव को भी वो चढ़ाने से सारे को उस वर्णशास्त्र के उसी ग्रह के कॉम्बिनेशन से लाभ मिलेगा और उससे अलग जाएगा तो नुकसान होगा। राइट राइट राइट। सो एक इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा पार्ट है वास्तुशास्त्र। डेफिनेटली वास्तुशास्त्र में भी आज जो सबसे ज़्यादा चर्चा होती है महावास्तु की। महावास्तु की जो 22.5 डिग्री के केक्स होते हैं उनका सबका अपना गुणधर्म, उनके कलर कॉम्बिनेशंस, उनके सबकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अलग होती है। तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक पुराना घर जिसका बना हुआ है उसके अंदर वो वास्तु को, महावास्तु को अपने घर में अप्लाई करना चाहता है, तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो महावास्तु को अप्लाई कर सकता है और उसका रिजल्ट ले सकता है? वास्तु और महावास्तु दोनों को हम पुराने हो या नए घर पे दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। इसमें मेन कंसीडर करना होता है कि उनको कितनी तोड़फोड़ करनी है। जी। उनको सारी चीज़ डिसमेंटल करके करनी है तो हम पूरा 0-0 से भी अप्लाई कर सकते हैं। जी। और बना हुआ फ्लैट है जी। तो उसमें हम महावास्तु से सारे मैथमेटिक्स लगा के कम से कम चीज़ की करेक्शन पे भी हम वास्तु का रिजल्ट ला सकते हैं। Okay. पर ये चीज़ है कि चाहे कोई भी जगह हो, प्लेन लैंड भी क्यों ना हो, राइट। वास्तु महावास्तु को हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं और उसका लाभ मिलता है। क्योंकि दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं बताऊं। महावास्तु ना वो 16 डायरेक्शन पे चलेगी जबकि वास्तु ना वो नॉर्मल 8 डायरेक्शन पे चलेगी। दूसरा, महावास्तु में ऐसा ट्राई होगा कि वो कोई भी चीज़ को बिना टच किए या फिर उसको हलाए डुलाए बिना उसका कुछ करेक्शन निकल आए, जिसमें एक पार्ट निकला फेंग शुई भी। ठीक है, जबकि वास्तु में तो क्या है कि ये चीज़ गलत है तो यू हैव टू रिमूव और रिकरेक्ट। पर महावास्तु में वो चीज़ में एक डिफ्रेंशिएशन आ जाता है और महावास्तु थोड़ा डेप्थ में जाके भी काम करता है। जबकि वास्तु घर पे भी लगता है, मंदिर में भी शिल्प के तौर पे लगता है, साउथ की ओर स्थापत्य के तौर पे लगता है, तो वो चीज़ एक अलग अलग तौर तरीके से आती है। बाकी महावास्तु में हम देखें ना तो कई सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं। मैं इस पॉडकास्ट के जरिए ऐसे 5-7 पॉइंट्स जरूर बताना चाहूँगा कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है और लोगों को समझने ही चाहिए। जैसे एंट्री में वेद बोलते, आप कहीं भी मंदिर में जाओ या कोई भी जगह पे जाइए, एक चीज़ फिक्स होती है कि भाई डोर के सामने ही डोर आता है जी।
या विंडो के सामने विंडो आती है, एक जितना भी चेंज नहीं होता है। कई बार क्या होता है, घर में एक डोर यहाँ पे या ऑफिस में भी कहीं पर भी, दूसरा डोर उसके वहाँ पे, तीसरा डोर यहाँ पे आ गया, बाहर निकलते सामने बीम आ गया, पिलर आ गया, वेद हो जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए, उसको करेक्ट करना बहुत आवश्यक है, सबसे बड़ा दोष है। इसके लिए एक रेमेडी है, नीचे आप कॉपर वायर इम्प्लांट कर दीजिए 6 mm गेज का, तो वो करेक्शन हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है मंदिर। ठीक है, मंदिर हमें पता है कि भाई चलो नॉर्थ ईस्ट पे ईशान कोण पे रखना चाहिए, इट्स ग्रेट। पर चलो ईशान कोण नहीं है तो वायव्य कोण की भी छूट दी गई है। और यदि ईशान कोण में रख दे तो क्या, ये भी बहुत समझने जैसी पॉइंट है और एक अनफोल्ड पॉइंट है कि भाई भगवान की दिशा या अपने इष्ट देव की दिशा ईशान कोण में रखो या कहीं पर भी रखो, उनकी दृष्टि पश्चिम की ओर या तो दक्षिण की ओर ही होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूर्व और उत्तर की ओर उनको बिठाना है और उनकी दृष्टि दक्षिण और पश्चिम की ओर जानी चाहिए, क्योंकि वो दोनों भारी दिशाएं अपनी दृष्टि से उनको यम को शांत करेंगे जी। और इसके साथ एडिशनल पॉइंट, भगवान नाभि से नीचे नहीं होने चाहिए जी। नाभि से नीचे नहीं होने चाहिए। अपने क्या, अपने बैठे बैठे कन्वीनियंट रहेगा, अपने वहां रखते। भगवान अपने इवन आरती भी अपने नाभि से नीचे नहीं लेके जाते जी, नाभि से नासिका के बीच में ही होती। तो भगवान का मंदिर भी उसी आई कांटेक्ट लेवल पे होना चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट्स है पर ये महावास्तु का है, ठीक है। तो वो मंदिर पे ऐसे स्थान पे रखने चाहिए और सबको लेवल पे, भगवान हो, अपने फिर गुरु महाराज हो या फिर अपने माता जी कुलदेवी, सबको उस लेवल से रखना चाहिए, ऊपर नीचे 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 ऐसे करके, तो उसी का प्रॉपर लाभ मिल पाएगा। थर्ड पॉइंट है किचन। तो किचन में स्टव जो होता है वो इवन में ही होना चाहिए। इंडक्शन 2 4 6 ऐसे कभी एक ही में नहीं होता है। ठीक उसी तरह स्टेयरकेस, तो स्टेयरकेस में भी स्टेयरकेस का एंडिंग जिसको रमणु बोलते हैं, तो वो 2 5 8 11 14 17 20 पे नहीं आना चाहिए, उसके अलावा आना चाहिए। वो यम पे आता है, उसके अलावा इंद्र और राजा पे आना चाहिए जी। तो ये पॉइंट है। फिर होता है सोने की दिशा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं जो लोगों को तुरंत कनेक्ट करेंगे। सोने की दिशा, तो नॉर्थ पे तो सर रख के सोते नहीं, क्योंकि जब देहांत होता है तब नॉर्थ पे रखते, वरना साउथ ईस्ट वेस्ट पे ही रखते। पर साउथ है वो अर्निंग है जी, तो अर्निंग पर्सन साउथ पे सोएगा, पैर नॉर्थ पे, सर साउथ पे। जो लर्निंग है वो ईस्ट पे सोएगा, मतलब ईस्ट पे पैर, वेस्ट ईस्ट पे सर, वेस्ट पे पैर। और जो रिटायर्ड है या छोटा बच्चा है तो वो वेस्ट पे सोएगा, मतलब वेस्ट पे सर, ईस्ट पे पैर। ये इसकी डेप्थ है जी। फिर सेफ कहाँ रखें, तो अपने सेफ साउथ पे रखेंगे, ओपन होते नॉर्थ यानी कुबेर आए, ऐसा हम वहाँ पे रखेंगे। अपना पनियारा कहाँ रखेंगे, तो पनियारा के अंदर ट्राई ऐसा करेंगे, वो स्टव से डिस्टेंस पे रखे और अंदर एक सिल्वर का कॉइन हो। पनियारा क्या चीज़ है? पनियारा मतलब मटकी, ओके, जो बोलते हैं इसको पानियारू जी, मटकी, माटली में पानी भर के रखते हैं अपने किचन में जी, तो जी। वो चीज़ भी इतनी ही मैटर करती है। सबके रूम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ऊपर नीचे कौन होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ महावास्तु में ही कनेक्ट होती है। पर इसमें क्या होता है, वो सेंटर ब्रह्मस्थान से लेके उसके डिविजन्स करते हैं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, फिर नॉर्थ। तो हर एक की अलग अलग डिग्री डिवाइड करके वहाँ पे कौन से तत्व, हम तो तत्व और एलिमेंट्स को भी कवर करते हैं, ये सब सूर्य के साथ कनेक्टेड है जी। साउथ ईस्ट में क्यों किचन रखते हैं, क्योंकि सूर्य की जो उत्तरायण और दक्षिणायन की मूवमेंट है उसमें ज़्यादातर उसका प्रकाश अग्निकोण में ही होता है, इसीलिए अग्निकोण में किचन रखते हैं, दोनों का कनेक्शन इसलिए जी। तो वो सारा महावास्तु में कवर होता है। तो उसमें पंचमहाभूत को कैसे कवर किया जाए, तो वो ऐसे एलिमेंट्स नीचे यूज करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचमहाभूत में कोई तत्व की कमी है तो उसके रूम में क्या कलर्स यूज किए जाए, क्या एलिमेंट्स यूज किए जाए, एसेसरीज यूज की जाए, जिससे वो पंचमहाभूत या चर स्थिर द्वि स्वभाव के स्वभाव मेंटेन होंगे, तो वो भी महावास्तु में आता है। हर एक घर में उम्रा होना चाहिए। पहले के ज़माने में एक उम्रा, चौखट बोलते हैं जिसको, बारशाख, वो अभी चला गया है, तो वो डेफिनेटली हर एक घर में होना ही चाहिए, वो बहुत लाभदायक होता है। ठीक है, गणेश जी की या अष्टमंगल की मूर्ति वो होनी चाहिए, पंचमुख हनुमान जी की मूर्ति होनी चाहिए। ये सारी चीज़ घर के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही मैंडेटरी पॉइंट्स हैं तो वो कवर करके ही चलने चाहिए। वास्तु महावास्तु के सारे पॉइंट्स हैं। मुझे भाई, कुंडली एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आज हर कोई देख रहा है, हर कोई जानना चाह रहा है और हर कोई एडवाइस कर रहा है। तो चूंकि आपने 250 साल के इतिहास के अंदर आप एक अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस आयु के अंदर संस्कृत के ऊपर इतना शोध किया है, संस्कृत के माध्यम से आपने सारा ज्योतिष और कुंडली को पढ़ा है, तो कुंडली के बारे में आप वो चीज़ें हमें जनरलाइज वे में बताइए जिसको लोग सुने और वो समझ सकें और उनको बेनिफिट हो।
डेफिनेटली। पहले तो ये कुंडली का चैप्टर शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर ही दे देता हूँ कि ऑनलाइन कुंडली और ऑनलाइन प्रेडिक्शंस पे कोई भी ना जाए। जो भी कुंडली होती है वो व्यक्ति की जन्म कुंडली से निर्भर करती है। कुंडली 3 प्रकार की होती है। एक जन्म के समय जो बनती है वो जन्म कुंडली होती है। एक किसी को प्रश्न होता है तो वो टिपिकल इंडिविजुअल प्रश्न पे बनती है, वो प्रश्न कुंडली होती है। और एक वो मुहूर्त की बनती है, उसको मुहूर्त कुंडली बोलते हैं। इस मुहूर्त पे इस काम करना नवमास की मुहूर्त कुंडली। तो ये तीनों कुंडली इतनी ही लाभदायक होती है और अलग अलग क्षेत्र में इतनी फलदायक होती है। कुंडली में क्या है कि 12 राशियां हैं, 12 भाव है, 27 नक्षत्र में 9 ग्रहों की अलग अलग पोजीशंस बनती है और वो अलग 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 फल प्रदान करती है। मेन पॉइंट इसमें पकड़े तो देखो, कुंडली तो व्यक्ति के जन्म से लेके मृत्यु तक फल तो देती है, पर क्या कब कैसा देगी ना, वो बहुत मैटर करता है। एक चीज़ है कि कुंडली देखने से या कुंडली का अभ्यास करने से, कुंडली का फलादेश बताने से कभी भी डेस्टिनी चेंज नहीं होगी। जो है वो तो प्राप्त होगा ही होगा, वो कंफर्म है। इसमें 2 प्रकार की चीज़ें, एक निकाचित कर्म होते हैं, एक अनिकाचित कर्म होते हैं। कि जो चीज़ उसकी डेस्टिनी में लिखी हुई होती है, यदि वो निकाचित है तो उसको वो फेस करना ही करना है। तो कुंडली के माध्यम से हम वो बताएंगे, तो हम ऐसा नहीं बताएंगे उसका निराकरण हो जाएगा, पर हमें बताएंगे ये चीज़ आने वाली है, तो आप उस समय समाधि में रहना, मन को शांत रखना, कोई उल्टा फुल्टा स्टेप मत ले लेना जी। कई होते अनिकाचित, कि जिसकी तीव्रता को, जिसकी इंटेंसिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। तो हम उसमें बताते कि चलो आप इस क्षेत्र पे इस समय पे ऐसा कार्य करें। जैसे बोलते वो रेमेडीज, वो 10-10 फुट के 10 गड्ढे खोद, हमने बोले 100 फुट का एक गड्ढा करो, आपका समय शक्ति संसाधन बचेगा, यू विल गेट द बेस्ट आउटपुट। तो ये चीज़ है एस्ट्रोलॉजी की, जो कुंडली का कोर है, वो समझना बहुत आवश्यक है कि ये सिद्धांत पे बेस्ड है। अभी जो कुंडली में आते हैं ना, तो लोगों के 4-5 मेन क्वेश्चंस होते हैं। एक तो साढ़े साथी पनौती क्या है। अभी 29 मार्च से मकर राशि का साढ़े साथी का फेज खत्म हुआ। अभी कुंभ, मीन और मेष को चल रहा है, किसी को फर्स्ट, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड फेज चल रहा है। साढ़े साथी में क्या होता है, जो दूसरी राउंड पे आती है, मतलब हर 30 साल में एक बार आती है, जिसके जीवन में दूसरी साढ़े साथी का राउंड आता है, वो ज़्यादातर एक ट्विस्ट वाला होता है, जिसको अलग अपॉर्चुनिटीज़ और अलग प्लेटफॉर्म्स देता है। बाकी सामान्यतः साढ़े साथी विघ्न और विलंब देती है और हेल्थ रिलेटेड थोड़े क्रिटिक्स खड़े करती है। बाकी साढ़े साथी का निवारण यही है कि आप हर शनिवार को, यदि वैदिक धर्म से है तो आप हनुमान जी की आराधना करें, और जैन धर्म से है तो मुनीश्वर स्वामी की आराधना करें। बेस्ट आराधना करें तो आपको उसका फल कम होगा और अच्छा फल मिलेगा। दूसरे क्वेश्चंस लोगों के होते हैं कि भाई कुंडली हम कैसे देख पाए। देखो, कुंडली में तो नाम, तारीख, समय, स्थल ये यदि मिले तो हम कुंडली बना के उसका फलादेश करते हैं। यदि किसी के पास ये ना हो तो हम रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं कि उसकी जीवनचर्या जो है, उसका जो ढलाव है, उसकी जो गतिविधियाँ है, उसको कैलकुलेट करके कौन सी कुंडली या कौन से ग्रह दशा बन रही होगी, तो हम उस पर भी जा सकते हैं। तो ये कुंडली के माध्यम से हम वो सारी चीज़ फलादेश कर पाते हैं। तो राजयोग के क्या फल होते हैं? राजयोग 5 महापुरुष योग, मतलब 5 अलग अलग प्रकार के बड़े राजयोग होते हैं, जिसमें मालव्य योग, शश योग, गजकेसरी योग से लेके नीच भंग विपरीत, कई सारे इसके प्रकार होते हैं। कुंडली में राजयोग बनता है ना, तो उसका फल देता है। जैसे गजकेसरी योग है तो बोलते हैं हाथी से लेके सिंह तक, मतलब अथ से लेके इति तक सारी सुख समृद्धियाँ प्राप्त होगी। वो गजकेसरी योग है। तो इस जमाने में गिने तो उसको स्थावर जंगम सारी मिलकतें मिलेगी। विपरीत राजयोग है तो वो बोलते कि वो व्यक्ति को कई साल, बोलते कि स्ट्रगल के बाद वो सक्सेस मिलती है, या तो फिर ऐसा बोलते हैं कि उसके जीवन में हर एक चीज़ बहुत इमीडिएट होती है, उसको मूवमेंट करने का वक्त नहीं मिलता है। इसको बोलते हैं नीच भंग। तो पृथ्वीराज चौहान की कुंडली में ऐसा बोलते हैं कि नीच भंग राजयोग, एक ही भाव में एक ग्रह उच्च और एक ग्रह नीच की पोजीशन पे, तो वो जीवन में कई बड़े बड़े उतार चढ़ाव देते। तो राजयोग के विभिन्न विभिन्न फल होते हैं और प्राप्त होते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि कोई व्यक्ति मांगलिक है, तो मांगलिक का एक इशू ऐसा है जो सबको ट्रिकी लगता है, उसको कैसे डील करना होता है? मांगलिक में क्या है कि यदि कोई भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष है, लाइक, तो वो कुंडली मांगलिक कही जाएगी। मतलब 12वें, पहले, चौथे, 7वें और 8वें भवन में मंगल होगा तो उसमें भी अलग अलग होता है, निम्न मंगल, मध्य मंगल, उच्च मंगल। तो उसके सामने मंगल वाली ही कुंडली चाहिए, या तो फिर उच्च शनि वाली कुंडली चाहिए, तो वो सामने मेल सेट होता है, तो तभी उसका वैवाहिक जीवन सुखरूप बोलता है। मांगलिक का जहाँ तक रोल है वो सिर्फ वैवाहिक जीवन को देखने के लिए काम आता है। डेफिनेटली ज्यादातर खुद एक इंडिविजुअल के रूप में अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल में मंगल का फल मिलेगा। मांगलिक का तो आप मैरिज की
बारे में ही सोच सकते हो उस पर। जी, जी। और उसमें दूसरी ये भी चीज़ें, नाड़ी दोष गण दोष जो बोलते हैं, नाड़ी दोष संतान सुख में तकलीफ देता है, गण दोष फैमिली सुख में, तो उसका भी निवारण विधि इत्यादि से भी हो जाता है। और जिनकी कुंडली नहीं है तो आपने कहा कि उनका प्रश्न कुंडली, हाँ, स्पेसिफिक इंडिविजुअल क्वेश्चन हो तो प्रश्न कुंडली से भी बना सकते हैं, और बाकी उनकी रिवर्स प्रोसेस से भी उनकी रिवर्स कुंडली प्रोसेस से। और उनके कुछ प्रिसाइज डेट टाइम तक जा सकता है। राइट। तो जिनकी कुंडली नहीं बनी हुई है, क्या उनको हस्तरेखा से वो लाभ मिल सकता है, वो रीडिंग कर सकते मिल हैं सकता है ना, हस्तरेखा से कई सारी चीज क्लियर हो सकती है, वो भी एक ज्योतिष का अंग है, हस्तरेखा, ललाट रेखा, पाद रेखा इत्यादि, तो उससे भी हम जान सकते हैं। पर यस, हस्तरेखा में क्या है कि आप अच्छी चीज होने वाली है, बुरी चीज होने वाली है, या फिर ये होने वाला है, वो तो पता कर ही सकते हैं, पर वो कब होने वाला है ना, वो हस्तरेखा में जानना बहुत डिफिकल्ट होता है। इम्पॉसिबल नहीं है, पर उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। जी। तो इसके लिए कुंडली हस्तरेखा दोनों मिलते हैं तो ज़्यादा एक्यूरेट जा सकते हैं। बाकी हस्तरेखा में तो आयुष्य रेखा, मस्तक रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, हर एक ग्रह के पर्वत है, और उससे कई सारे प्रिडिक्शंस होते हैं। अभी तो वो जो चल रहा है वो आपके जो ऊपर अंगुली के ये जो चक्र बनते हैं उसी से भी सारे प्रिडिक्शंस होते हैं। जी। तो ये भी अपने ही हस्तरेखा का एक पार्ट है, तो जिससे कई सारी चीज़ प्रिडिक्ट कर पाते हैं। जिसमें बड़ी बड़ी बात करें ना, तो देखो ये अंगूठे पे जो ये दो रेखा होती है, ये यदि इसको यव बोलते हैं, ये सात मतलब पूरी बंद होती है तो व्यक्ति जीवन में सेविंग कर सकता है। ये खुली हुई होती है तो वो सेविंग नहीं कर सकता है, मतलब वो हाथ उसके ओपन होते हैं, मतलब ज़्यादा खर्चा वगैरह जी। करता है। ऐसा बोलते हैं कि जिसके ऐसे ऐसे आप हाथ रखे तो यहाँ जितने गैप हो गए, तो वो गैप भी प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई जिसको ज़्यादा गैप होगा तो वो उसका मतलब ये 30 to 60 to 90 ये लाइफ को बताता है। जी। तो जितना ज़्यादा गैप होगा वो लाइफ इतनी स्मूथ जाएगी, नहीं होगा इतनी ज़्यादा वो उसकी डिफिकल्ट वाली जाएगी। तो ऐसे कई सारे प्रिडिक्शंस होते हैं। ये लंबी होगी तो आयुष्य लंबा होगा, भाग्य रेखा यहाँ जाएगी तो विदेश से लाभ होगा, यहाँ तक नहीं जाएगी तो विदेश से लाभ नहीं होगा, इत्यादि कई सारे प्रिडिक्शंस करते हैं। यहाँ पे कितनी रेखा होगी, कितने संतान होंगे, वो सब हस्तरेखा से भी जान सकते हैं। वो भी एक बड़ा सा एक रोमांचक शास्त्र है। और कुंडली भी ऐसी, कुंडली से क्या है, हम चीज़ बहुत ही डिटेल में जान सकते हैं। हम कई बार हमने आयुष्य भी इतना प्रिसाइजली प्रिडिक्ट किया कि वही चीज़ हुई है। ऐसे किसी इंसिडेंट के बारे में जो आप शेयर करना चाह रहे हैं? 2-3 साल पहले की बात है, जब ये कोरोना का वेव चल रहा था, तब हमारे कई सारे रिलेटिव्स को हमने इससे सहाय की कि भाई उनको बताया कि भाई आपका घात का समय है या नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका रास्ता क्या है। यदि किसी को तकलीफ आ गई है तो हम उसको ये भी देख सकते हैं कि ये बढ़ेगी या नहीं, या फिर इसका अंत है या नहीं, या फिर उसमें रिकवरी कितने टाइम के बाद होगी। तो ये भी एक कुंडली से हमें बहुत अच्छा मिल सकता है। सेकंड चीज़ है, मैरिज से मिला लाइन, बिजनेस, तभी सब बिजनेस से बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गए थे कि किसको किस लाइन पे जाना चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऐसी कई सारी चीज़ कुंडली से क्लियर कर पाते। इवन किसी को कुछ नज़र लग गई है, बंधन लग गया है, तो उसको भी हम कुंडली से डिटेक्ट करके कहाँ से आई है, कितने टाइम से, कौन सी राशि है, वो सारा डिटेल में जाके हम क्लियर कर पाते हैं। इवन कुंडली में व्यक्ति को कौन सा रोग है ना, वो भी हम डायग्नोसिस कर पाते हैं और उसका निवारण बता पाते हैं। राइट। वो कुंडली की डेप्थ है। विशु भाई, मैं बात करना चाहता हूँ वो चीज़ जिसमें आपके पास में एक कमाल की विधा है, वो मंत्र शास्त्र और बीज मंत्र के बारे में है। उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि बीज मंत्र के पास में, बीज मंत्र अपने आप में इतना पावरफुल होता है जो एक नॉर्मल मंत्र से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, और उसका इफेक्ट क्या होता है? एग्जैक्ट। बीज मंत्र की मेरे पास यूएसपी ऐसा बोल सकते हैं, देवगुरु कृपा से ना, ये बीज मंत्र बहुत ही प्राचीन विद्या है, बहुत प्राचीन प्रणाली है, आज लुप्त प्राय है। और वो बोलते हैं कि आज इंडिया में शायद 2 से 3 लोगों के पास ही है, और फॉर्चुनेटली आई एम वन ऑफ देम। मेनली क्या है कि एक मंत्र में 1000 मंत्र की ताकत होती है। जो बीज मंत्र होता है वो एक मंत्र में 1000 मंत्र की ताकत होती है, और वो कुंडली के मुताबिक कस्टमाइज बनता है जी। और हम उसे एज अ रेमेडी लोगों को देते हैं। मैं ना नंग इत्यादि जो वो पहनते हैं उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि एक नंग या एक सफ़ायर या एक मोती या एक रूबी आपको इतना फल दे सकता है, तो जो वेंडर बेच रहा है उसके पास तो 50 नंग पड़े, तो वो राजमहल में बैठा होता ना, अपने को क्यों बेच रहा होता। मतलब ऐसा नहीं कि वो मेथड गलत है, ऐसा नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, पर वो चीज़ जब सिद्ध होती है तभी वो फलीभूत होती है, और वो सिद्ध होती है मंत्रों से। जो हम सक्षम है मंत्र गिनने को, तो हम मंत्र ही क्यों ना गिने। और हमारे पास तो ये मंत्र से ज़्यादा बीज मंत्र की मेथड है, जिसमें कोई भगवान देवी देवी ग्रहों का नहीं होता है। टोटल 19,000 बीज मंत्र है, छोटे छोटे, जैसे ओम है, रीम है, ऐम है, क्लीम है, क्षाम है, ऐसे कई सारे मंत्र हैं। वो सारे मंत्रों में जो कुंडली के मुताबिक, ग्रह के कॉम्बिनेशंस के मुताबिक जो एक उसका मंत्र निकल के आता है, वो हम
डेली 27 टाइम गिनने को कहते हैं। और वो बीज मंत्र मैं आपको बताऊँ 200 से 250 ऐसे केसेस होंगे जिसमें डॉक्टर ने बोला है कि इसके 24 आवर्स है और हमने वो मंत्र से रिकवर किए। और ऐसे तो ये तो क्रिटिकल केस, बाकी तो कई सारे मैंने आज देखी होगी 20,000 हॉरोस्कोप, तो उसमें सारे हमने बीज मंत्र दिए और सारे सक्सेसफुल हुए। और उस मंत्र में क्या द्रव्य क्षेत्र कालभाव मैटर करते हैं कि वो मंत्र द्रव्य पे, मतलब आप जो आसन पे माला पे गिन रहे उसी पे गिनना चाहिए, जो मूर्ति के सामने गिन रहे उसी पे गिनना चाहिए। क्षेत्र तब जिस जगह पे बैठ के डेली गिन रहे उसी को कंसिस्टेंट रखना चाहिए। समय तब जिस समय गिन रहे हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गिन रहे हो कि 9 बजे गिन रहे हो या 12 बजे, पर डेली उसी टाइम पे गिनना। और भाव कि हमारे सारे ग्रहों की दोषों की शुद्धि हो उसी भाव से। इन द्रव्य क्षेत्र भाव काल भाव आपके कंसिस्टेंट हो और मन शुद्ध हो तो और बीज मंत्र से आपको प्रभाव मिलता ही मिलता है। और दूसरी जो मेरे पास मेथड है वो यंत्र की जी, वो यंत्र कि जो भोजपत्र पे ताम्रपत्र पे हम यंत्र बना के देते हैं, तो उससे कई सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जो एकदम डिफिकल्ट होते हैं वो पास हो जाते हैं, वो यंत्र रखने से, पहनने से या स्थापित करने से। और थर्ड पॉइंट है मन तंत्र, जो ज़्यादातर अभी थोड़ा ब्लैक मैजिक की ओर चला गया है, पर एक्चुअल अपना तंत्र बहुत डिफरेंट है, जो प्राचीन पारंपरिक विधि या और विधान होते थे। तो वो ये 3 हमारी मेन कोर है एज अ रेमेडी या एज अ यूएसपी। तो इससे कई सारे फल प्राप्त होते हैं। तो ये ज्योतिष के 8 अंग अप्लाई करने के बाद जो प्रिडिक्शन निकल के आते हैं वो हम डिलीवर करने के बाद उनको बताते हैं कि भाई पहले तो मन की समाधि रखनी है, कर्म सिद्धांत पे बिलीफ रखना है, ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने हैं और एज अ रेमेडी आपको ये करना है, तो आप इसका दोष का निवारण भी हो जाएगा और गुण की प्राप्ति भी हो जाएगी। तंत्र के बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में बताइए, वो एक बहुत हॉट टॉपिक है जिसके बारे में सब जानना जी चाहते जी हैं कि तंत्र एक्चुअली देव देवियों की शक्तियों पे डिपेंड करते हैं। जो हमारे आजू बाजू जो ऊर्जा और अणुओं की शक्ति है वो तंत्र शक्ति है जी, और हम उसको साधना के द्वारा हमारे साथ कनेक्ट करते हैं। बोलते हैं ना हर जीव में शिव है, जी, उसका यही तात्पर्य है कि तंत्र में ऐसा नहीं है कि वो हड्डी और मुंडिया डाल के ही मंत्र तंत्र करते हैं। तंत्र की प्राचीन पारंपरिक विधि तो यह है कि इवन इसमें बलि भी नहीं चढ़ती है, सिर्फ अन्न होते हैं और जो भी इष्ट देव है उनकी स्थापनाएं होती है और पारंपरिक शुद्ध मंत्र उच्चारण के द्वारा उसी कार्य को या उसी योग को लेकर वो तंत्र कार्य किया जाता है, जिससे वशीकरण से लेके मांगलिक दोष की और विवाह की कार्य तक सब चीज क्लियर होती है। उसका एक छोटा वर्जन आज रेकी के रूप पे है, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, कि हम आजू बाजू जो अणु ऊर्जा है उसको एकत्रित करके फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री में ट्रांसफर करते हैं, जिससे 7 चक्रों की शुद्धि होती है, 7 चक्रों में उनमें पावर आता है। तो वही तंत्र द्वारा भी हम कर सकते हैं। उसमें जो वर्स्ट मेथड है वो ये है कि जो बंधन करते हैं, मुठ चोट करते हैं, उसका वो मीम का पुतला बना के उस पर, ये उसका बहुत वर्स्ट पार्ट है। बाकी पॉजिटिव पार्ट ये है कि कई लोग वो जो मतलब बेड रिडन होते हैं ना, वो भी तंत्र शक्ति से या फिर साधना कोई चीज़ को रखने से खड़े हो जाते हैं। जी, तंत्र में ये चीज़, मैं आपको एक किस्सा बताऊँ, वो हो गए हुए कोरोना के फर्स्ट वेव में था, मैं यूपी गया था ज्योतिष पीठ पे जो स्टडी के बाद वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने एक भाई को देखा गांव में, ये बहुत सत्य घटना है। और तो मतलब इतना बड़ा उनका बंगलो था वहाँ पे, मतलब एक कुटीर जैसा, वहाँ पे बैठे थे शांति से वो। तो एक रेफरेंस से वहाँ मिलना हुआ कि उनके पास क्या विद्या थी, कोई भी व्यक्ति का देहांत हो जाता है ना, उसके बाद उसका जो शव होता है वो शव को जागृत कर देते थे। मैंने देखा है आँख से अपनी कैसे वो व्यक्ति वापस नहीं आते। उनके पास एक अपना सिद्ध वेताल था। वो क्या करते, किसी का भी देहांत हो गया, यदि वो अपने लास्ट परिवारजनों से नहीं मिल पाया या फिर कहीं सिग्नेचर्स नहीं कर पाया या फिर किसी से हग नहीं कर पाया, कुछ भी, तो वो अपने सिद्ध वेताल, ये मैं बहुत सत्य बता रहा हूँ, वो सिद्ध वेताल इसमें इंसर्ट करते थे। वो डेड बॉडी खड़ी हो जाती है और वो इसी तरह बोलती है, इसी तरह बैठती है, इसी तरह बात करती है, इसी तरह सिग्नेचर करती है, इसी तरह सारी चीज़ और हिस्ट्री बताती है। बाहर से आए हुए बंदे को ऐसा लगता है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ये तो व्यक्ति मरा ही नहीं है, जिंदा ही है जी, वो। और वो बोलते हैं ना कि वो 1 मिनट के 1 करोड़ रुपए, 1 मिनट के 2 करोड़ रुपए, मतलब जैसे व्यक्ति जी, वो उनका ठीक है, पर ये चीज भी है तंत्र में, जी, वो चीज भी है। तो ये तंत्र की शक्ति है, जो यक्ष, देव, देवी, वेताल इत्यादि को सिद्ध करके उनको सदुपयोग किया जाए, तो आप तंत्र से भी कई सारी चीज को प्राप्त कर सकते हो। तो मेन मंत्र, तंत्र, यंत्र ये कोर है। जी। तो आप अपनी रेमेडीज में तंत्र का भी यूज करते हैं? बहुत कम, बहुत कम। जी, मंत्र और यंत्र का मंत्र और यंत्र वो मेन होता है। राइट। पॉडकास्ट विद सिंघवीज,
ये वो स्वप्न है जो मैंने आज से कुछ वर्ष पूर्व देखा था और आज जोधपुर में मेरे ही निवास स्थान पर मैं विपुल सिंघवी पॉडकास्ट विद सिंघवीज का शुभ आरंभ कर रहा हूं। और शुभ आरंभ इसलिए क्योंकि मेरे साथ में वो व्यक्तित्व है, वो मेरा मित्र है जो दूर अहमदाबाद से अपने बिजी स्केड्यूल से अपना समय निकाल कर आया है। बिजी स्केड्यूल इसलिए कि अगले 6 महीनों तक आपकी डेट्स बुक्ड हैं। आपके क्लाइंट्स अडानी भी हैं, अंबानी भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं और देश और विदेश में आप दुबई से लेकर कतर तक, कुवैत से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स तक सभी जगह जाते हैं, सभी जगह आपके क्लाइंट्स हैं। तो अपने बिजी शेड्यूल से अपना समय निकाल कर, अपना अमूल्य समय निकाल कर वो आए हैं आज पॉडकास्ट विद सिंघवीज पर बात करने के लिए, आपसे ज्योतिष के संबंध में बात करने के लिए, ज्योतिष के बारे में फैल रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए और आपको रियल ऑथेंटिक शास्त्र सम्मत नॉलेज शेयर करने के लिए विश्व भाई वोरा। वेलकम विश्व भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन पॉडकास्ट विद सिंघवीज। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए। बहुत आनंद हुआ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एवर हिंदी पॉडकास्ट है जो पॉडकास्ट विद सिंघवीज के साथ है। आई एम सो ग्रेटफुल। और इस माध्यम से हमारी जनता को, हमारे श्रोतागण को, ऑडियंस को क्या प्राचीन ज्योतिष है, क्या प्राचीन ज्योतिष का महत्व है और वो व्यक्ति की रूटीन लाइफ पे, दैनिक जीवन पे क्या असर कर सकता है और क्या प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं, वो बताने का ये श्रेष्ठ मौका मिला, ये प्लेटफॉर्म मिला। बस इसी को सुनते रहिए और इस पॉडकास्ट को, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर अपने कमेंट्स बताइए जिससे हम आने वाली सीज़न पे, पॉडकास्ट पे वही पॉइंट्स को, वही ज्योतिष के अष्टांग निमित्त को आपके साथ शेयर कर पाए। थैंक यू। So this was the first of the podcast we had with विश्व भाई वोरा। विश्व भाई वोरा के साथ में हम ज्योतिष अष्टांग पर आगे भी सीरीज करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे डिटेल अध्ययन किए हुए वो शास्त्र सम्मत चीज़ें हैं जिसको सुनकर आप अपने दैनिक जीवन को और बेहतर, अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। आई एम विपुल सिंघवी ऑन सिंघवी विद पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए जिस भी टॉपिक पर आप डिटेल में और इस विषय पर विश्व भाई वोरा के साथ में बात करना चाहते हैं। We'll come out with another series very soon on Podcast with Singhवीज. Thank you very much.